सो हेलो गाइस, वेलकम टू इलिस्ट्रियस एकेडमी। हाय, दिस इज हर्षवर्धन और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आरआरबी सीबीटी 2 के लिए और एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें इन्वायरमेंट प्रॉब्लम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो क्वेश्चंस फेस करते हैं आप लोग, उसमें से काफ़ी सारा हम उसको बहुत बहुत ईजी वे में जो है क्लियर करेंगे चीज़ों को सिस्टमैटिकली। ठीक है, तो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स को हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर को और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उन टॉपिक्स को मैं यहाँ पे पहले ही कवर कर देता हूँ। पॉल्यूशन हम पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, ओजोन का डिप्लीशन और स्मॉग। हम इतने टॉपिक जो है जो विचार रियली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है हमारी किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स है ये जो 6 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, देन इन्हीं की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्हीं इन्वायरमेंट प्रॉब्लम की वजह से। आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो आप अब देखिएगा कि किस तरीके से जो है क्लाइमेट हमारा इनकी वजह से जो है चेंज होता है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं इसके बाद आगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं आगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ। देखिएगा एक्चुअली देखिएगा मैंने जो है स्टार्ट किया है ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ। हालांकि इसमें पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन रेन ये अपने अपने टाइम पर जो है आते रहेंगी। पहले हम जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ जो है चलेंगे। तो मैं पेन का कलर कर देता हूँ ग्रीन। हालांकि जो है ये कलर होना चाहिए ब्लैक, इट वुड बी मोर बेटर, इसे काला कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, तो देखिएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअली ये जो है, ये शब्द किसने दिया था 1827 में, जोसेफ फ्यूरियल ने। किसने दिया था? जोसेफ फ्यूरियल ने। ठीक है ना, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो इफेक्ट यानी कि GHE यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो शब्द है वो 1827 में जोसेफ फ्यूरियल ने दिया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप इनको जो है नोट कर लीजिए। अदरवाइज PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, GK एंड करंट अफेयर विद हर्षवर्धन, आप चाहें तो। और मुझे जो है आप लोग वहाँ टेलीग्राम पे मिल सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं प्रॉपरली जो है डिस्कशन करता हूँ, आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जो है लिंक खोल सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि जो शब्द था पहले दिया था 1827 में जोसेफ फ्यूरियन ने ये वर्ड दिया हुआ था। ग्रीन हाउस जो है जनरली किसके बने होते हैं, यानी कि बने होते हैं किस चीज़ के बने होते हैं, कांच के बने होते हैं। ठीक है, टेक्निकली पहली बार जब है USA में बनाए गए थे, USA में यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है बनाए गए थे। और हमारे वहाँ आप देखेंगे पॉली हाउस, क्या देखेंगे आप? पॉली हाउस, बिल्कुल इसी के थ्योरी पर पॉली हाउस हमारे वहाँ बनाए जाते हैं। ठीक है, टेक्निकली देखिएगा कांच पर जो है, देखिएगा एक और बात जो है कांच पर एक्स्ट्रा, आप एक एक्स्ट्रा फैक्ट लीजिए। अगर कांच पर आपको कुछ लिखना है तो आप यूज करेंगे किसका? हाइड्रोफ्लोरिक, यानी कि हाइड्रो है ना, हाइड्रोफ्लोराक्साइड का यूज़ हम करते हैं। आई थिंक HF का यूज़ करते हैं हम, हाइड्रोफ्लोराइड का। ठीक है, हाइड्रोफ्लोराइड का हम यूज़ करते हैं, हाइड्रोफ्लोराइड का हम यूज़ करते हैं कांच पर लिखने के लिए। ठीक है ना, तो देखिएगा इसका मतलब इससे पता लगता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को 1827 में जोसेफ फ्यूरियन ने खोजा था, या ये वर्ड दिया था इन्होंने, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और पहली बार कांच के एक घर बनाया गया जिसको हम ग्रीन हाउस जो बोलते हैं। ग्रीन हाउस असल में ये क्या काम करता है, मेनली काम क्या होता है? ठीक है, तो देखिएगा असल में होता क्या है, सूरज से बहुत सारी किरणें आती हैं, बहुत सारी एनर्जी आती है। ठीक है, और जब सूरज से किरणें आती हैं तो किसी ना किसी स्पीड या किसी वेग से आती हैं। तो होता क्या है, जब वो किसी वेग से आती हैं और जब वो पृथ्वी से टकराती हैं, टकराने के बाद आप लोगों को पता होगा कि देखिएगा किसी भी कोई भी ट्रैवल, जब कोई भी एक पॉइंट यानी कि कोई भी एक जो मास या कोई बॉडी ट्रैवल करते हुए आती है, या जैसे कि वो किरण ही है, किरण भी छोटे छोटे जो है तरंग जो है, किरण भी छोटे छोटे देखोगा, अगर छोटे छोटे जो है मतलब जो किरण की स्टार्टिंग की जो इनिशियली जो तरंग दैर्घ्य होती है, या ये कह लीजिए जो स्पीड होती है, आप जानते होंगे कि M/V करके एक पोटेंशियल होता है, जो पोटेंशियल कंटेन करने के लिए जब ये किसी भी मतलब कि पृथ्वी की धरातल से टकराती है तो वापस जाते समय इसकी तरंग दैर्घ्य बड़ी हो जाती है और इसकी चाल जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है? चाल कम हो जाती है। यहाँ पर इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और इनकी तरंग दैर्घ्य छोटी होती है। जब सूरज से कोई किरणें निकलती हैं तो उनकी जो है स्पीड ज़्यादा होती है, तरंग दैर्घ्य कम होती है, लेकिन टकराने के बाद जो है इनकी तरंग दैर्घ्य बड़ी हो जाती है, लेकिन इनकी जो एनर्जी की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और स्पीड इनकी जो है कम हो जाती है। ठीक है, स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये टकराने के बाद जो है क्या होता है कि जब ग्रीन हाउस में जब ये नीचे टकराती है, कांच से आ तो जाती है सीधे, लेकिन टकराने के बाद वापस नहीं जा पाती है। इनकी तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण ये इसी पॉली हाउस को पार नहीं कर पाती है, या ये के लिए इस ग्रीन हाउस को पार नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इसी कमरे के अंदर रह जाएगी। इस कमरे का तापमान जो है क्या कर देगी, धीरे धीरे बढ़ा देगी। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आई? ठीक है, यानी कि किरण आएगी, ऊष्मा लाएगी
और किरण आएगी, ऊष्मा लाएगी, लेकिन ऊष्मा लाने के बाद ऊष्मा जब टकराएगी पृथ्वी से तो उस ऊष्मा की स्पीड कम हो जाएगी या किरण की स्पीड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो वापस इस कांच को पार नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये भी एक तरीके से सतह है, इस सतह को पार करके ये नहीं आगे जा पाएगी। ठीक है, सतह को पार करके आगे नहीं जा पाएगी और इससे इस कमरे का तापमान जो है वो ऊर्जा इस कमरे के अंदर ही रह जाएगी और तापमान बढ़ जाएगा। तो ग्रीन हाउस का मतलब समझ में आया आपको। ठीक है, 1827 में जोसेफ, नाम क्या है, फ्यूरियन, जोसेफ फ्यूरियन। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बेसिकली पॉली हाउस या ग्रीन हाउस जो भी कह लो आप, इसी तरीके से काम होता है। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। अब बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। बेसिकली देखिएगा, मैंने यही जो चीज़ पढ़ाई है वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे लिखी हुई है, पीडीएफ आप ले सकते हैं आराम से। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडल में एक अदृश्य सतह बना चुका है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखो सेम चीज़, जैसे हमने ये जो ग्रीन हाउस यहाँ बना है, ये जो ग्रीन हाउस बना है, ये जो ग्रीन हाउस अभी ऐसा बनाया गया है ना, सेम चीज़ जो है आप पृथ्वी के वायुमंडल में, जैसे पृथ्वी है, ठीक है, जैसे ये पृथ्वी आपको दिखाई दे रही है, सेम चीज़ जो है इस तरीके से एक लेयर और बन चुकी है, इस तरीके से लेयर बन चुकी है। ठीक है, अब होता क्या है, इस लेयर में सूर्य का प्रकाश तो आता है, सूर्य का प्रकाश तो आता है, लेकिन टकरा करके वापस नहीं जा पाता, इस लेयर से वापस नहीं जा पाता। जिस तरीके से ग्रीन हाउस में होता था ना, वापस नहीं जा पाता था, तो सूर्य का प्रकाश जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जा पाता। ये लेयर कैसे बन गई, वायुमंडल में लेयर बनी है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग। जैसे आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड, खूब सारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग किया है ना, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया है, गाड़ियों को जला जला के पक्का वाला धुआं, और आपने जो CFC यूज किया है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो यूज किया है, उसके अणु ऊपर जा करके जो है क्या बनाते हैं, जो है ग्रीन हाउस के लिए एक लेयर क्रिएट करते हैं। और होता क्या है, जब सूर्य की ऊष्मा आती है तो वापस नहीं जा पाती है, जो ऊष्मा आती है विकिरणों की वो वापस नहीं जा पाती है और पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ने लगता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडल में एक अदृश्य सतह बन चुकी है। ठीक है, जिससे प्रकाश पेनेट्रेट करके पृथ्वी पर तो आ जाता है, मतलब कि प्रकाश जब ऊपर से आता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उसमें, है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो उस लेयर को तोड़ करके नीचे तो आ जाता है, लेकिन वहां से जब नीचे धरती में प्रकाश टकराता है, टकरा करके उसने जाना चाहिए वापस नहीं जा पाता है। तो यही जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इसकी वजह से पूरा ग्लोबल, यानी कि पूरी पृथ्वी का सतह का तापमान, वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। इससे आम जन को दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो पेनिट्रेट करके पृथ्वी पर तो आ जाता है, पर ये किरणें टकराने के बाद अपनी तीव्रता खो देती हैं, अपनी जो है अपनी, ये समझ लीजिए कि अपनी इंटेंसिटी खो देती हैं, उसी तीव्र गति से वापस नहीं जा पाती और उस अदृश्य लेयर के द्वारा ही रोक ली जाती हैं, जिसके द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल का तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसे ही ग्रीन हाउस का इफेक्ट कहते हैं। इसके कारण पूरी पृथ्वी गर्म हो रही है, वार्म हो रही है। ठीक है, अगली बात आगे करेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो है बेसिकली कौन कौन, ये जो ग्रीन हाउस बन रहा है, ये पृथ्वी के चारों ओर ये जो गैसें बना रही है, कौन कौन गैसें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से 1 नंबर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सबसे ज्यादा कौन ग्रीन हाउस इफेक्ट में रोल प्ले करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछा जाएगा कितना करती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 60% करती है। 60% जो है ये रोल प्ले करती है। क्या बात है, ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा करती है, इसलिए इससे आने की संभावना सबसे ज्यादा है कि सबसे ज्यादा कौन करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड करती है। तो विच आर द बेसिक सोर्सेज जो कार्बन डाइऑक्साइड को बनाते हैं, तो आपकी गाड़ियों से निकलने वाला जो पक्का धुआं होता है वो, उसके अलावा CH4 यानी कि मीथेन आपका जो है एक CNG जो होता है ना, जो आपको बोलते हो आप, जिसे आप बोलते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, वो है मीथेन। ठीक है, CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 हमारा 20% होता है। ये परसेंटेज के साथ आपको याद करना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड 60%, कार्बन डाइऑक्साइड 60%, मीथेन 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14%। ठीक है, उसके बाद से नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड कह सकते हैं, इसे हम नाइट्रस ऑक्साइड कहेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड क्या बोलते हैं इसे, नाइट्रस ऑक्साइड। असल में ये लाफिंग गैस है। क्या है ये, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2S, यानी कि यही हमारा जो है क्या है ये नाइट्रस ऑक्साइड हमारी क्या हंसाने वाली गैस है। ठीक है, जो आपका CFC होता है ना, क्लोरोफ्लोरो, इसे फ्रियॉन गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या बोलते हैं, फ्रियॉन गैस। ये निकलती है फ्रिज से निकलती है, रेफ्रिजरेटर से, AC से निकलती है, 14% इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और नाइट्रस ऑक्साइड 6%। तो अभी तक मैंने कितने बताए, जितने मैंने बताए आंख बंद कीजिए और मेरे साथ बोलिए। 60% कौन, CO2, फिर 20% कौन, मीथेन, फिर हमारा जो है 14% कौन, CFC, फिर 6% कौन, N2S यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। ये चारों गैसें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है
हमारे इसके लिए, ठीक है। इस लेयर के कारण प्रति 10 वर्ष में 6.6 डिग्री तापमान बढ़ रहा है। 0.6 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं कि हर 20 साल में लगभग जो है 1.2 डिग्री, अगर मैं दुगना कर दूंगा 10 का तो 20, तो 0.6 भी बढ़ेगा, यानी कि 1.6 हो जाएगा, यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है। समझ रहे हैं कितनी बड़ी समस्या है। यानी कि प्रत्येक 100 साल में लगभग 4 डिग्री या फिर ये मान लीजिए कि 2.5 डिग्री के आसपास जो है बढ़ जाएगा। 6 पंजे 30, यानी कि 3 डिग्री टेम्परेचर प्रत्येक 100 साल में, लगभग मान के चलिए कि 6 डिग्री टेम्परेचर प्रत्येक 100 साल में बढ़ जाएगा। अगर 10 का 10 गुना कीजिएगा तो जो है 100 वर्षों में 6 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो कि मानव की सभ्यता को खत्म करने के लिए काफी है, ठीक है ना, क्योंकि मानव की सभ्यता खत्म हो जाएगी इतने में। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हुआ होता तो औसत तापमान आज 18 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि -18 डिग्री होता। तो ये ग्रीन हाउस की वजह से जो है धीरे धीरे बढ़ बढ़ के कहाँ पहुंच गया है, यहाँ तक का आ चुका है, ठीक है। लेकिन देखो कुछ चीजें होती हैं जो कि नेचुरल पृथ्वी कर रही है। पृथ्वी से भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब आपको कैसे निकलती है पृथ्वी से कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो है निकलती है। जो भूकंप वगैरह आते हैं ना, ये भूकंप आते हैं, ये जो ज्वालामुखी निकलते हैं, इन सब से जो गैस निकलती है CO2, ये जो CO2 है ये वातावरण में आ रही है ना धीरे धीरे, है ना। मीथेन वगैरह जितनी भी गैसें वातावरण में जब ऊपर जा रही हैं, जब यही गैसें जब ऊपर जा रही हैं वातावरण में, तो यही जो है क्रिएट कर रही हैं क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या कर रही हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। तो भाई साहब ये तो नेचुरल पृथ्वी की तरफ से था। और जो है अब बात करेंगे कि क्या नाम बोलते हैं हमारी तरफ से कितना हो रहा है। अगर हमारी तरफ से देखा जाए तो औद्योगिक कारखाने, गाड़ियां वाड़ियां, भाई साहब हमने तो धुंध मचा रखी है ना, धूम मचा रखी है भाई साहब, धूम मचा रखी है। इतना तेजी से बढ़ रहा है कार्यक्रम कि भाई साहब जो है मुझे नहीं पता मेरे बच्चे जो है देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, जो है क्या ये आगे अगला जीवन कुछ कह नहीं सकते, मतलब तय नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट देश जो है एक तो अपना जो है USA हो गया, अमेरिका, यानी कि ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसी का है, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह ये सब यही तो करता है कारनामे, ठीक है ना। देखो ग्रीन हाउस के नुकसान क्या क्या हैं, अगर नुकसान पता चल जाए तो आप उसको रोकने का प्रयास भी करें। तो भाई साहब मैं कह दूं कि सारी बर्फ जो है ग्लेशियर पिघल जाए तो फिर भाई साहब क्या हो। अगर मैं कहूँ ना ग्लेशियर पिघल जाए तो आप कहोगे उससे हमें क्या, अरे ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो तुम कहाँ रहोगे भाई, नदियाँ पानी के सोर्सेज सब सूख जाएंगे, खत्म सिनेमा, बाढ़ आ जाएगी, खत्म। जल स्तर बढ़ रहा है धीरे धीरे, जो छोटे छोटे जल स्तर जब बढ़ेगा तो एक बात बताओ, जो जल में छोटे से द्वीप खड़े हुए हैं वो जल स्तर बढ़ने से द्वीप डूब नहीं जाएंगे, जीवन समाप्त। भाई इसको बनाए रखो बनाए, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट इमरजेंसी को समझने की कोशिश करो, ठीक है। क्लाइमेट चेंज को समझने की कोशिश करो, क्यों हो रहा है, क्यों तुम्हारा ग्लोबल हाउस इतना इफेक्ट है। इसलिए पहला टॉपिक ग्लोबल हाउस इफेक्ट, ठीक है। इसको रोकने के लिए कार्यक्रम किए गए हैं, लेकिन वो मैं अलग स्पेसिफिक तौर पे एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा प्रॉपर्ली, ठीक है। ओजोन डिप्लेशन, देखो पहला वाला टॉपिक खत्म हो गया। देखो ये PDF आपको पूरी मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम में पहला हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट को हमने समझ लिया कि किस तरीके से काम करता है। अब दूसरी प्रॉब्लम लेंगे ओजोन। देखो इसी की वजह से, अभी इसी में है, ओजोन डिप्लेशन भी होता है इसी की वजह से ना। इसी की वजह से क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन भी तो होता है, ठीक है। ओजोन डिप्लेशन बेसिकली है क्या, किस तरीके से ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है। ओजोन क्या है, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, मतलब कि ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन जो है नॉर्मली इस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन कभी कभी 3 ऑक्सीजन के परमाणु जुड़ के एक अपर रूप बनाते हैं नया, ओजोन कहते हैं उसको। वो अगर सतह में होगा, यानी कि हमारे आसपास के होगा, तो वो तो भाई साहब हमारी नोज ट्रिल जो होती है ना, नाक में जो बाल होते हैं उनको गला देगा। लेकिन अगर यही जो है पृथ्वी से लगभग कितना दूर, पृथ्वी से जो है लगभग जो है 35 किलोमीटर दूर होगा समताप मंडल पर, यहाँ पर 12 किलोमीटर तक तो 16 किलोमीटर तक तो जो है हमारा क्या होता है पृथ्वी से ऊपर, और क्षोभ मंडल होता है। देन उसके बाद से 35 किलोमीटर तक का समताप मंडल होता है। अगर इस समताप मंडल तक का पाया गया तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। समताप मंडल तक जो है अगर ये पाया जाता है, तो समताप मंडल में अगर ये है तो लेयर ये जो है क्या करती है, पृथ्वी से आने वाली UV रेस को जो है बचाती है, ठीक है। UV रेस को जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं पृथ्वी सूर्य से जो है भैया एक प्रकार की नहीं, नाना प्रकार की रेज निकलती हैं। कुछ ऐसी वेव्स निकलती हैं, कुछ ऐसी वेव्स निकलती हैं, कुछ जो है ऐसी निकलती हैं, ठीक है। तो इनके नाम दिए गए हैं, इनकी वेवलेंथ के हिसाब से इनको नाम दिए गए हैं, ठीक है। वेवलेंथ का मतलब हो गया कि यहाँ से ये इस वेव के यहाँ से यहाँ तक की दूरी की नाप करके जो लेंथ बनी वेव लेंथ कहलाएगी। इसके आधार पर इनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। अब आप ये नाम लूसेंट में आराम से जाकर के पढ़ सकते हैं, जैसे कि गामा रेज, दृश्य प्रकाश की किरणें और अन्य अन्य प्रकार की किरणें। इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण चीज है वो है UV रेज। देखोगे अब ध्यान से देखना, दृश्य प्रकाश से जो कि होती है कितनी 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के
3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में, और जहां एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10, ठीक है। यहां से लेकर के जो ऊपर होती है वो अल्ट्रा वायलेट होती है। क्या होती है? अल्ट्रा वायलेट होती है, यानी कि पराबैंगनी कहते हैं ना, अल्ट्रा वायलेट। इनकी जो पेनिट्रेट करने की क्षमता है वो ज़्यादा होती है, यानी कि कहने का मतलब है इनकी जो एनर्जी होती है, असल में आप जानते हो कि चाल बनाने के लिए जरूरी है दो चीज़ें, किसी भी चीज़ की चाल। प्रकाश जब अपनी चाल से चलेगा तो वो चलेगा 3 × 10⁻⁻8 मीटर प्रति सेकंड चलेगा, ठीक है। और इस चाल को बनाने के लिए दो इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं, एक होता है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, एक होता है तुम्हारा तरंग दैर्घ्य। इन दोनों का गुणा करके चाल बनती है। देखो चाल तो प्रकाश की सेम रहने वाली है, चाहे वो पराबैंगनी किरणें हो, चाहे वो दृश्य प्रकाश की किरणें हो, लेकिन होता क्या है कि भाई साहब हर किरणों में किसी की जो ये लैम्डा है ना, लैम्डा, ये जो मैं अभी फ्रीक्वेंसी बता रहा था, किसी की फ्रीक्वेंसी कम, किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो इसकी वजह से किसी की लैम्डा कम होती है, किसी की लैम्डा ज्यादा। लैम्डा धीरे धीरे नीचे को घटती जाती है, जैसे आप गामा से नीचे आओगे, दृश्य प्रकाश तक पहुंचोगे, उसके बीच में पराबैंगनी आएगा, फिर दृश्य प्रकाश आएगा, फिर अवरक्त आएगा। इनकी जो है धीरे धीरे जो है इनकी क्या होते रहेगी, फ्रीक्वेंसी डाउन होते रहेगी, और इनकी जो मतलब जो ये लैम्डा है वो बढ़ते रहेगी। पहले कुछ की लैम्डा इतनी छोटी छोटी होती है, किसी की लैम्डा फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है, फिर धीरे धीरे और बढ़ना शुरू होगी। तो लैम्डा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो घूमने की क्षमता है, ये यू करने की क्षमता है, ये कम हो जाएगी। अगर जिसकी जितनी छोटी होगी उसकी जो है फ्रीक्वेंसी करने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी, यानी कि ये जो कर रहा है ना तेज तेज, ये फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जिसका लैम्डा जैसे जैसे बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल जो है चाल आएगा, और चाल 3 × 10⁸ यानी कि 3 लाख मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ही रहने वाली है। तो भाई साहब ऐसा हो रहा है कि अल्ट्रा वायलेट आती है, अल्ट्रा वायलेट जो होती है हमारी दृश्य प्रकाश से थोड़ा सा ऊपर होती है, दृश्य प्रकाश से ऊपर होती है पराबैंगनी, और उनसे दृश्य प्रकाश के नीचे जो फ्रीक्वेंसी है अल्ट्रावायलेट की ज्यादा होती है, और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा पेनिट्रेट करेगी, ठीक है। अब सोचो दृश्य प्रकाश की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे आंखों को वो जब किसी चीज से टकराती है, जब ये तरंग दैर्घ्य से टकराती है तब हम देख पाते हैं। इससे ऊपर की अगर कोई फ्रीक्वेंसी वाली आती है तो हमारे हाथों को भी अगर टच कर जाए तो कैंसर हो जाएगा, ठीक है, कैंसर पैदा कर देगी हमारे हाथों में, त्वचा का कैंसर हो जाएगा आपको। तो भाई साहब यूवीज को रोकने के लिए ओजोन डिप्लीशन लेयर होती है। ओजोन कहां पर? 35 किलोमीटर समताप मंडल में। कहां पर? यहां पर 35 किलोमीटर समताप मंडल में एक होती है ओजोन लेयर। देखो मैं बोलता हूं तेज, ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मैं तेज बोलता हूं तो 0.75 में देख लेना, ठीक है। वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी। मैं कोशिश करता हूं कि 2x में ऑलरेडी चलूं, मैं बच्चों का समय बताऊं, समय बहुत कम है तो मैं ऑलरेडी 2x में चलता हूं, ठीक है ना। तो देखो भाई ओजोन डिप्लीशन क्या मतलब हो गया, समझ में आ गया होगा। ऑक्सीजन का अपर रूप एनिमल प्लांट के लिए, ठीक है। अब यहां से देख लो म्यूकस को नुकसान पहुंचाती है। अब बात करेंगे समताप मंडल में 35 किलोमीटर ऊपर, तो यूवी रेज जो है भाई साहब ये इसको भेज नहीं पाती है। अल्ट्रावायलेट रेज किसको नहीं भेज पाती है? अल्ट्रावायलेट रेज जो है यूवी रेज को रोकने का काम करती है O3 की संरचना ही ऐसी है कि इसको खाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। जब ये इसको रोकने का काम करती है तो क्या होता है टेक्निकली कि भाई साहब ये हमारे सतह सरफेस तक नहीं आ पाते और हम बच जाते हैं। लेकिन अब हो क्या रहा कि हम जो ये बहुत सारा ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से CFC वगैरह यूज़ करते हैं, ये सब यूज कर रहे हैं ना, CFC वगैरह ये सब, इनकी वजह से जो है इसमें छेद हो रहा है, ठीक है। नोट, ओजोन परत को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? AC फ्रिज से निकलने वाला और जेट इंजन से निकलने वाली फ्रीऑन गैसेस, ठीक है। फ्रीऑन गैस का प्रमुख संगठन कौन है? क्लोरीन है। ये सबसे पहले आपको याद रख लेना है कि फ्रीऑन गैस में जो है क्लोरोफ्लोरो कार्बन, क्लोरो बोल रहे हैं ना उसमें, जब हम क्लोरो बोल रहे हैं तो मतलब क्लोरीन तो है ही उसमें, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रीऑन गैस का प्रमुख संगठन है क्लोरीन, जो कि ओजोन का अपघटन करती है। नोट, एक क्लोरीन अणु जो है 1 लाख ओजोन के अणुओं को अपघटन कर देता है, ये याद कर लेना आप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक क्लोरीन का अणु 1 लाख अणुओं को जो है मार देता है। उसके बाद बात करेंगे, ये आप याद कर लेना, जो मैंने लिख दिया ऑरेंज पेन से, इसको आप मतलब मैंने येलो पेन हाईलाइटर से मारा है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से ओजोन 3 की बात करेंगे। ओजोन 3 में क्लोरीन जब जुड़ता है और बहुत कम तापमान पर, ठीक है, तो भाई साहब देख लो क्या, देखो जब ध्यान से सुन लेना, ओजोन में जब क्या जुड़ता है, क्लोरीन जुड़ता है, इसको हम कहते हैं मुक्त मूलक अभिक्रिया। मुक्त मूलक मतलब भाई साहब ये स्वयं हो जाती है, इसके लिए कोई अलग से जो है हमें क्या है कि क्या नाम बोलते हैं, एडिशनली कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। मुक्त मूलक है, इसमें एक ऑक्सीजन बन जाती है खाली, वहां पर क्या बन जाती है, ऐसे O3 जो है ब्रेक डाउन हो जाती है खाली क्लोरीन मिलने की वजह से, O2 और O में जो है बदल जाती है ये नवजात ऑक्सीजन, खाली O को नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। तो भाई साहब इस तरीके से जो है ब्रेक डाउन हो जाता है।
अब ओजोन जो थी, जो कि पराबैंगनी के लिए जो जरूरी थी, वहां पर बन जाती है ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, क्या बन जाती है? नवजात ऑक्सीजन बन जाती है। ठीक है, ठीक है। तो ओजोन जो होल है, मतलब देखो ओजोन होल जो सबसे ज्यादा यहाँ कहाँ पर है, जिसको सबसे पहले 1985 में किसने देखा? फॉरमैन ने देखा। ठीक है, कहाँ पर? अंटार्कटिका के ऊपर। ये भी पूछ लेता है आपसे। ठीक है, पृथ्वी पर जो है अंटार्कटिका नीचे कहीं, जैसे यहाँ पर है जनरली, तो यहाँ पर जो है इसके ऊपर जो है क्या हो गया है? ओजोन में छिद्र हो गया है। क्या हो गया है? जस्ट इसके ऊपर क्या हो गया है? छिद्र हो गया है। अब यहाँ से क्या है, अगर भाई साहब वेव्स आएंगी सीधे नीचे धरातल तक जो है पहुंच जाएंगी। वो तो अच्छा है कि यहाँ पर हुआ है छेद। अगर आपकी सतह, आपके किसी मतलब पृथ्वी के स्थल इकाई पर हो गया जहाँ पर भाई साहब ह्यूमन रहती है, ह्यूमन बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, तो कांड हो जाएगा बुरी तरीके से। समझ में आ रहा है? कैंसर के इतने मरीज मिलेंगे कि पूछो मत, आदमी सीधा मरेगा, डेड। प्रथम ओजोन होल अंटार्कटिका में 1985 में। कब? अंटार्कटिका में 1985 में खोजा किसने? फॉरमैन ने खोजा। किसने खोजा? फॉरमैन ने खोजा। ठीक है, ओजोन की परत की इकाई क्या है? डॉप्सन है। क्या है? डॉप्सन। यानी कि जो डॉप्सन है, वही कहने का मतलब है, डॉप्शन मतलब ये होगा जैसे कि परत की मोटाई कितनी है, एक डॉप्शन कितना होता है, यहाँ से यहाँ देखो, जैसे कि ये ओजोन कितनी मोटी है, इसको नापा जाता है डॉप्शन में। किसमें नापा जाता है? डॉप्शन में। एक डॉप्शन बराबर कितना सेंटीमीटर है? एक डॉप्शन बराबर होता है टेक्निकली, आई थिंक 0.3 mm होता है, 2 mm होता है, 2 mm होता है आई थिंक, 1 से 2 mm होता है एक डॉप्शन बराबर 2 mm के आसपास। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, एक्चुअली मैं देखूंगा इस बारे में। ठीक है, मैं आपको एडिशनली इसको ऐड कर दूंगा। फिर बात करेंगे एसिड रेन की। ठीक है, एसिड रेन बेसिकली शब्द किसने दिया था? तो रॉबर्ट अगस्ता ने दिया था। ठीक है, एसिड से अगस्ता से एसिड याद कर लेंगे, अगस्ता से क्या याद कर लेंगे? अगस्त्या से क्या याद कर लेंगे? जो है रॉबर्ट अगस्त्या स्मिथ। ठीक है, रॉबर्ट अगस्त्या स्मिथ ने क्या दिया था? एसिड रेन। एसिड रेन वर्ड किसने दिया था? रॉबर्ट अगस्त्या एसिड स्मिथ ने दिया था। ठीक है, 5.6 pH मान जैसे कम हो जाता है, या 5.5 से अगर वर्षा का जो pH मान है वो कम हो जाता है, तो एसिड रेन कहलाती है। ठीक है, और एसिड रेन को करने में जो दो इंपॉर्टेंट कारक हैं वो कौन है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन कौन है? NO2 और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब ये दोनों कंटेंट खूब सारी मात्रा में जो है वर्षा के पानी में होते हैं, है ना, यानी कि ये कह लो आप अगर इनका बहुत सारा उत्सर्जन कर रहे हो, तो पानी के साथ अगर ये आएंगे बह करके, ठीक है, कौन कौन? NO2 अगर जल के साथ मिल करके आएगा, ठीक है, तो ये बना देगा क्या आपका? मतलब ये बना देगा तुम्हारा HNO3। क्या बना देगा? HNO3 नाइट्रिक अम्ल। क्या बना देगा? ठीक है, नाइट्रिक एसिड बना देगा। ठीक है, ये बना देगा नाइट्रिक या अम्ल बना देगा। और अगर SO2 मिलेगा हमारा किसके साथ? जल के साथ, तो बना देगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4 बना देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है नॉर्मली। ठीक है, अम्लीय वर्षा में 70% जो है H2SO4 होता है, और 30% जो है क्या होता है? HNO3 होता है। तो ज़्यादा मात्रा में कंटेंट किसका होता है? H2SO4 की वजह से होता है। इसी की वजह से जो है स्टोन लेप्रोसी हो जाती है। स्टोन लेप्रोसी का मतलब क्या होता है? कि जो स्मारकों के पत्थर होते हैं उनमें बहुत सारा अम्लीय वर्षा की वजह से जो है उनका अपघटन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद कर लेंगे। ठीक है ना, और जो ये SO2 का सबसे ज़्यादा जो उत्सर्जन होता है वो फैक्ट्रियों से होता है। ठीक है, किससे होता है? अब बात करेंगे रोग, स्किन के प्रॉब्लम हो जाते हैं, प्लांट झुलस जाते हैं, बिल्डिंग में सफ़ेद जो सफ़ेद बिल्डिंग होती है, जैसे कि संगमरमर की जो बिल्डिंग होती है वगैरह वगैरह, इस तरीके की अच्छी अच्छी बिल्डिंग, उनका जो है क्या हो जाता है? सफ़ेदी जो है फीकी पड़ जाती है। ताजमहल की सफ़ेदी को नुकसान हो रहा है मथुरा रिफाइनरी से। जो मथुरा रिफाइनरी है वहाँ से SO2 निकल रहा है, और SO2 के बगल में जाता है, और उसके बाद वातावरण में जब बारिश होती है तो H2SO4 निकलता है, जिससे स्टोन लेप्रोसी होती है। बस पत्थर को कोड़ हो जाता है, पत्थर का कोड़ स्टोन लेप्रोसी है ना। क्रस्ट ऑफ मार्बल जो है, क्या नाम बोलते हैं, ये क्रस्ट ऑफ मार्बल जो है ये भी एसिड रेन से संबंधित है। ठीक है भाई साहब, ये स्टोन लेप्रोसी है एक तरीके से। ठीक है, स्टोन लेप्रोसी। अम्लीय वर्षाओं का देश नॉर्वे, ओस्ले में नॉर्वे को बोलते हैं अम्लीय वर्षाओं का देश। जो ध्रुवीय देश होंगे वो अम्लीय वर्षा के देश होंगे, क्योंकि जो गैसेज होंगी वो जब मतलब कि क्या नाम बोलते हैं इस तरीके से टर्न होके ध्रुवीय देश, जबकि इन देशों का ना विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, और विकास करने का जो सबसे वो है क्या नाम बोलते हैं, देखो घूम फिर करके जो है ना जो गैसेज होती हैं वो ध्रुवीय की ओर को ज़्यादा जाती हैं, डेंसिटी बनाती हैं अपनी इस तरीके की SO2 और NO2। जब ये ध्रुवीय देश है, तो जैसे नॉर्वे ध्रुवीय देश है, अंटार्कटिका ध्रुवीय देश है, ध्रुवीय है मतलब कहने का मतलब महाद्वीप है, तो वहाँ पर जो है ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा होती हैं, ये सब चीज़ें SO2 NO2 ये सब ज़्यादा होती हैं। तो अम्लीय वर्षा का जो देश है वो ओस्लो है। ठीक है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा वाला स्थान जो है वर्जीनिया अमेरिका में है, वर्जीनिया। भाई साहब पॉइंट नहीं 1 से 2 जो है हमारा क्या नाम बोलते हैं pH पर जो है वहाँ वर्षा होती है,
भाई साहब घर जल जाते हैं, सब खत्म हो जाता है सिनेमा वर्जीनिया में, ठीक है। अब बात करेंगे स्मोक की। स्मोक इज ऑल्सो प्रॉब्लम, ठीक है। स्मोक कोहरा, यानी कि जिसको हम जो है ना, क्या बोलते हैं, वर्ड डेस्क बॉक्स के द्वारा हो जाएगा। इसको नापने का, यानी कि स्मोक को नापने का जो वर्ड है वो डेस्क बॉक्स के द्वारा दिया गया स्मोक, ठीक है। और जो है रिंगल माल विधि का जो प्रयोग किया जाता है धूम्र कोहरे की मात्रा को बताने के लिए। किस विधि का? रिंगल माल विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का? रिंगल माल विधि का प्रयोग किया जाता है धूम कोहरे की, यानी कि स्मोक की मात्रा बताने के लिए। स्मोक मतलब धुआं। अब देखो भाई साहब, धुआं कब होता है मैं तुमको बताता हूँ। असल में ये कोलाइड, क्या है ये? एक कोलाइड है। अब कोलाइड क्या होता है? कोलाइड मतलब जो भाई साहब ना पूर्ण विलयन हो, ठीक है, पूर्ण विलयन हो, ना ऐसा हो कि निलंबन हो। मतलब बेसिकली क्या होता है, देखो जब आप लकड़ी को जलाते हो, ठीक है, लकड़ी को आप जब वायु, देखो जब लकड़ी एज ए विलेय होती है, क्या होती है, सपोज करो विलेय होती है, लकड़ी आपने जलाई एज ए विलेय, और धुएं में आप जो है एज ए, मतलब गैस जो है एज ए विलायक बनाया आपने। लकड़ी जलाई, ठोस को आपने जो है वायु, ठोस को आपने वायु में जलाया, तो भाई साहब क्या हो जाएगा, जनरली ये चीज़ निकल के आएगी, स्मोक, यानी कि स्मोक निकल के आएगा, धुंध, ठीक है। ठोस के कण जो है गैस में जब होते हैं, यानी कि जब ठोस के कण, जो ठोस के कण होते हैं वो गैस के अंदर जो है होते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे कि देखो एक होता है आपका, जैसे कि जेल होता है ना, जेली, जब जेल होता है, जेल आपने देखा होगा कि जेल में क्या होता है, ठोस के अंदर लिक्विड भरा होता है, ठोस के अंदर क्या होता है, लिक्विड भरा होता है, इसे जेल कहते हैं, ठीक है। कोलाइड का एक टाइप है। तो इसी प्रकार से जब गैस के अंदर ठोस होता है तो इसे क्या बोलते हैं, मतलब ठोस जो है मिक्सचर बना होता है, तो इसे हम बोलते हैं स्मोक, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्मोक। स्मोक से श्वसन का प्रॉब्लम है और विजिबिलिटी का प्रॉब्लम है। स्मोक दो प्रकार का होता है भाई साहब। एक होता है ब्राउन स्मोक, जो काम की चीज़ है उसको सबसे ज़्यादा बार देखेंगे। स्मोक ब्राउन धुआं होता है, एक वाइट धुआं होता है। वाइट धुएं के कारण होता है सल्फर, सल्फर से सफ़ेद धुआं, सल्फर से सफ़ेद धुआं, ठीक है, ठीक है ना। और जो ब्राउन धुआं है वो जो है मतलब कि किसकी वजह से होता है, ये प्रकाश रासायनिक धुआं कहते हैं इसको हम, प्रकाश रासायनिक धुआं कहते हैं। ये कहाँ पाया गया था? सबसे पहले लॉस एंजलिस अमेरिका में, ठीक है। और ये धुआं जो है सफ़ेद धुआं जो है, ये सल्फर वाला धुआं जो है लंदन में, ठीक है। कहाँ पर? लंदन में, ठीक है। सफ़ेद एकदम गोरे अंग्रेज सफ़ेद होते हैं एकदम लंदन में। और प्रकाश रासायनिक आइंस्टीन जो है अमेरिका का हो गया, प्रकाश रासायनिक प्रभाव, ठीक है, अमेरिका का लॉस एंजलिस, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। अब NOx का मतलब है भाई साहब, NO चाहे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो, कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, कि नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हो, एक्स में कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 जो भी मर्जी हो, ठीक है, 1 2 3 जो भी बैलेंस हो, प्लस उच्च टेम्परेचर होना चाहिए, प्लस यूवी रेज होनी चाहिए। ये देती हैं ओजोन और पेरोक्सिड, यानी कि पेन देती हैं। उसके बाद पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ठीक है, क्या देती हैं? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो समझ में आई बात। ब्राउन धुआं क्या है? ब्राउन धुआं, ठीक है, वो वाला मत कहते ना, कुड़िया ने तेरे ब्राउन रंग दे, है ना, कुछ फिर ब्राउन धुआं, ऐसा नहीं कि ब्राउन लौंडे जो है, ब्राउन मुंडे जो है ब्राउन धुआं छोड़ते हैं, नहीं नहीं। ठीक है। तो देखो भाई साहब यहाँ पे मसला क्या है, मसला ऐसा है कि NOx का मतलब है कुछ भी जोड़ लीजिए, ठीक है, प्लस जो है हाईली टेम्परेचर, उच्च ताप, और अल्ट्रा वायलेट रेज अगर आपने डाल दी इस पर, अल्ट्रा यूवी रेज, ठीक है, यूवी रेज जो है अगर आपने NOx पर जो है डाली, उसके बाद आपको जो मिलने वाला है भाई साहब, एक तो आपको ओजोन 3 मिलेगा, देन उसके अलावा आपको मिलेगा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। क्या मिलने वाला है? पेन, पेरोक्सी फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, पेन का फुल फॉर्म पूछेगा, आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। ये जो है आपका किस प्रकार का है? गौण प्रकार का है, ठीक है, सेकेंडरी है ये, सेकेंडरी है ये। सेकेंडरी गौण मतलब होता है सेकेंडरी, जो कि पहले, गौण प्रदूषक का मतलब होता है, देखो एक तो होते हैं प्राकृतिक प्रदूषक, जो कि भाई साहब हम SO2 वगैरह ये खुद से बनते हैं, ठीक है, ये जेनेटिक है, मतलब भाई साहब ये खुद ही प्रकृति में बनाए गए हैं। लेकिन इनके प्रयोग से बन करके दूसरे जो हैं गौण, वो है पेन, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं क्या, क्या बोलेंगे इसको हम, देखो दिख रहा है ये, इसको हम बोलेंगे पेन, यानी कि इसमें हम क्या बोल सकते हैं? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ठीक है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट बोल देंगे, उच्च ताप पर यूवी रेस के साथ पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ठीक है। अब देखो इसके बाद बात करने वाले हैं SO2, देखो इसके बाद किसकी बात करने वाले हैं, जैसे कि ये है SOX है, SOX यानी कि SOX हो जाएगा नॉर्मली, HO2 प्लस निम्न ताप के साथ क्या हो जाएगा हमारा, देख लो यहाँ पर बनेगी H2SO4 बनेगा, यानी कि H2SO4 क्या बनेगा? H2SO4। तो H2SO4 जो है प्राथमिक नहीं हो सकता, प्राथमिक नहीं हो सकता, कैसा होगा? गौण हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? गौण प्रदूषक, गौण यानी कि द्वितीयक प्रदूषक, ठीक है, द्वितीयक प्रदूषक हो जाएगा, ठीक है ना। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पेन याद रखेंगे, पेन, जिस पेरोक्सी एसिड्रिल नाइट्रेट, पेरोक्सी एसिड्रिल
नाइट्रेट, पेरोक्सी एसिड्रिल नाइट्रेट, ठीक है। और यहाँ पर लंदन वाला जो स्मोक है यानी कि जो धुआं है उसमें SOX है, उसमें खाली जल अगर मिल जाए तो भाई साहब थोड़ा सा लो टेम्परेचर, लंदन में होता भी लो टेम्परेचर है, तो एक अजीब सा निम्न ताप पर H2SO जो यानी कि जो हाइड्रोजन सल्फेट ये है ना H2SO4, इसकी वाष्प यानी कि भाप, और इसकी भाप की वजह से जो है किस तरीके का धुआं निकलता है, सफ़ेद सफ़ेद कलर का, ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद कलर का, इसे हम बोलेंगे स्मोक, लेकिन सफ़ेद सफ़ेद कलर का, इंग्लैंड में जो कि पाया जाता है, ठीक है। लॉस एंजलिस में जो है कैसा पाया जाता है, प्रकाश रासायनिक धुआं पाया जाता है, ठीक है। NOx और उच्च टेम्परेचर पर यूवी रेज गिराई जाएंगी तो बनेगा ओजोन और PAN यानी कि पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। अब बात करेंगे पॉल्यूशन की, ठीक है। पर्यावरण के घटकों की मात्रा गुणवत्ता में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जो है प्रदूषण कराएंगे। अगर भाई साहब देखो, जितनी, जैसे कहने का मतलब है बेसिकली प्रदूषण क्या है, पर्यावरणों के घटकों की मात्रा में जितने भी घटक हैं, यानी कि जैसे वायु है, अब वायु है, वायु में जो भी उसका वायु का जो भी कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो अगर इधर उधर हो रहा है थोड़ा बैलेंस, तो भाई साहब प्रदूषण आया है, ठीक है। और जो ये करेगा वो प्रदूषक कहलाएगा। प्रदूषक के प्रकाश, प्राथमिक, द्वितीयक, वे प्रदूषक जो अपनी वास्तविक अवस्था में मिलते हैं तथा उसी अवस्था में रहते हैं, ठीक है, तो ये कहलाएंगे हमारे प्राथमिक। और ये जो प्राथमिक के द्वारा मिलते हैं या उनके मिलने से बनते हैं तो ये अन्य अवस्था में पाए जाते हैं, उस अवस्था में नहीं पाए जाते, तो ये कहलाएंगे हमारे द्वितीयक। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अम्लीय वर्षा, क्या हो जाएगा, अम्लीय वर्षा, क्योंकि ये कैसे बना भाई साहब, SO2 प्राथमिक रूप से बनी थी प्लस उसमें जल प्राथमिक था, दोनों मिले तो बन गया H2SO4, तो ये द्वितीयक हो गया। क्या हो गया, अब कई लोग कहेंगे भैया H2SO4 भी तो बनता है, नहीं भैया मेरे, वो बनता है, प्रदूषक बनता है ना, उसका यूज हम करते हैं H2SO4 का, लेकिन भाई साहब तुम किसी के सिर में डालने के लिए नहीं बनाते उसको। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है कभी भी H2SO4 को किसी के जो है सिर पे डालने के लिए, जो है इस पर डालने के लिए नहीं बनाया, ठीक है ना, कि भैया नहीं, पसंद नहीं आ रहा बात। भैया जो आप जो H2SO4 बनाओगे वो आप किसी अपने कार्य के लिए बनाओगे अम्ल के तौर पर, लेकिन भाई साहब जो आपकी बॉडी पे वो प्राकृतिक रूप से बन करके अगर गिर रहा है ऊपर से, तो वो भाई साहब गलत है, वो प्रदूषण फैला रहा है, एक तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है ना। पर्यावरण जो है दो घटकों से मिलकर बना है, जैविक और अजैविक। जैविक में हम लोग आते हैं, पादप आते हैं, मनुष्य आता है, हमको नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी कॉन्फ़िगरेशन को खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो वो प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक इसलिए है क्योंकि SO2 से मिलकर के बन रहा है। प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक जो कि अपनी वास्तविक अवस्था में मिलते हैं और उसी अवस्था में प्रदूषण करते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, DDT, SO2, NO2। क्या बुराई है भाई SO2 NO2 में, ठीक है। SO2 NO2 बिल्कुल प्राथमिक है, SO2 NO2 क्या है, बिल्कुल प्राथमिक है, क्या है, बिल्कुल प्राथमिक है, और प्लास्टिक भी प्राथमिक है, ठीक है। ये सब जो है प्लास्टिक और ये सब कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, DDT तो कीटनाशी है, ठीक है, ये भी प्राथमिक है, ठीक है, ये सब क्या है, प्राथमिक है। उसके बाद बात करेंगे अपघटक या फिर अपघटन जो भी होता है इनका। देखो कुछ प्रदूषक ऐसे होते हैं जिनका अपघटन के आधार पर अगर आप बात करोगे, तो अभी तो आपने प्रदूषकों को पढ़ा किसके आधार पर, उनकी स्ट्रक्चर के आधार पर कि कौन सा प्रदूषक जैसे कि प्राथमिक है और द्वितीयक है, ठीक है, संरचना में। अब द्वितीयक हो गए हमारे जो प्राथमिक से मिलकर बनेंगे। अब बात करेंगे अपघटन कैसा है, कौन से, घरेलू कचरा भी एक तरीके से देखो कचरा ही है तो वो प्रदूषक ही, बीमारी तो फैलाएगा ही वो भी। बैक्टीरिया जब उस पर लगेगा तो भाई साहब बैक्टीरिया फैलेगा तो उसका भी जो है क्या होगा, बीमारी फैलेगी। मल मूत्र जो भी है बायो, लेकिन ये डिग्रेडेबल है, कैसा है, यानी कि ये अगर इसमें जो है बैक्टीरिया लगेगा तो ये खत्म भी हो सकता है। कहने का मतलब है ये जो है अगर आपने जो है आपने मल मूत्र किया सुबेरे और वो जाके आपका पृथ्वी में पड़ा है और पृथ्वी से जो है डिग्रेड होकर के कहाँ मिल जाएगा, पोषक तत्व तो बन जाएंगे और नीचे मिल जाएंगे मिट्टी को। लेकिन जैव अनिम्नकारी जैसे कि रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं भाई साहब, अभी नासा ने जो चेरनोबिल में बम फटा था वो अभी तक जो है भाई साहब वहां पर क्या करता है लोगों, अभी तक वो क्या नहीं हुआ है, उसका जैव निम्नीकरण नहीं हुआ, वहां पे कोई रह नहीं सकता है ना, कैंसर से मर जाएंगे लोग, इतना भयंकर रेडियो एक्टिव रेज निकलती है वहां से। तो भाई साहब वो बहुत नुकसानदायक है ना, वो जैव निम्नकारी भी नहीं है वो। DDT कीटनाशी जो कहते हैं ना DDT, ठीक है, तो DDT हो गया। और देखो DDT हो गया तुम्हारा यानी कि डाइक्लोरो डाइमिथाइल ट्राइक्लोरो कुछ ऐसी है, आई थिंक एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा नाम, ठीक है। तो अच्छा यहाँ लिखा हुआ है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इससे पता लगता है कि भाई साहब मैं जो है जितना मेरी मेमोरी है मैं उसी बेस पे याद करके बताता हूँ, ठीक है, चीज़ों को देख के थोड़ा कम, और कोशिश करता हूँ कि जितना मेरी मेमोरी में हो चीज़ें मैं उतना ही बताऊँ, ठीक है। तो ठीक है आगे देखते हैं DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोएथीन, ठीक है, ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं DDT, ये कीटनाशी है लेकिन ये जैव निम्नकारी है, जैव अनिम्नकारी है, यानी कि जो आप दवाओं में डालते हो ना DDT, इसका बायोडिग्रेडेबल नहीं है भाई साहब ये, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल
नहीं है। उसके बाद बात करेंगे वायु प्रदूषण की, किसकी? वायु प्रदूषण में देखो भाई साहब, जो बैलेंस होना चाहिए वो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 20.9 होता है, 20.9 होता है ये असल में। और जो ऑक्सीजन है जो ये है तुम्हारा 78.1 है नाइट्रोजन। और उसके बाद जो है हमारा ये जो अन्य गैसों में जो है हमारा ये हो जाएगी। ऑर्गन की बात करेंगे तो 0.93 होती है, कितनी, यानी कि 1% चीज़ें नहीं होती है, 0.93 होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो 0.03 होती है, 0.003 होती है, 0.003। ठीक है। उसके बाद देखो देखो यहाँ पे बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, ये मात्रात्मक प्रदूषक होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसकी मात्रा में अगर हेर फेर हो गया तो भाई साहब ये भी प्रदूषण फैला देगा, प्रदूषण हो जाएगा। कहने का मतलब है इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ना घटना, ठीक है, यही प्रदूषक का मेन कारण बन जाता है। अगर ज़्यादा प्रदूषण हो गया मात्रात्मक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है इसकी वजह से। गैसीय वायु प्रदूषक और सॉलिड वायु प्रदूषक, तो देखते हैं। गैसीय वायु में आ जाएगा तुम्हारा देखो CO4, CH4, NO2, SO2, ठीक है, और मिथाइल आइसोसाइनाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, ये सब गैसीय प्रदूषक हैं। सॉलिड की बात करोगे तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर, यानी कि जो देखो ऐसे ऐसे कुछ मैटर होते हैं जो कि लटके रहते हैं वायु उसमें, ठीक है, और वो क्या करते हैं हमारे एल्बुलिम में जाकर के फंस जाते हैं। यानी कि एल्बुलिम का मतलब होता है जहाँ से आप सांस लेते हो ट्रैकिया विंड पाइप की मदद से, नीचे जाकर के आपको मिलती है ब्रोंकाइस जो 2 पार्ट में बढ़ जाती है, फिर ब्रोंकलाइस लाखों पार्टों में बढ़ जाती है, हजारों पार्टों में, फिर वहाँ पर एल्बुलीज होते हैं। ठीक है, एल्बुलीज होते हैं, वहाँ पर जाकर के वो फंस जाती है। एल्बुलीज में जो है हमारी हृदय से आती है क्या, एल्बुलीज में बहुत सारी जो है केशिकत्व होती हैं, यानी कि कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, तो उनमें जो है एक्सचेंज जो होता है हमारा गैस का एक्सचेंज होता है, तो वहाँ पर अगर वो कण फंस जाएगा तो एक्सचेंज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। इसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, यानी कि ऐसे मैटर जो कि वायुमंडल में इतने छोटे हैं, निलंबित कण हैं, यानी कि जिनका जो आकार है वो 10 की पावर -3 से बड़ा है। ठीक है ना, 10 की पावर -3 से बड़ा है। ठीक है, तो इनका आकार जो है इतना बड़ा है और ये हमारे फेफड़ों में जो है जाकर के एल्बुलिन में फंस जाएंगे और दिमाग खराब करेंगे। बात करेंगे गैसीय वायु प्रदूषक में कार्बन डाई मोनोऑक्साइड की। हर एक चीज को उठा उठा के पढ़ोगे आप। ये कहाँ पर नुकसान करता है? सर्वाधिक वायु प्रदूषक गैस है वाहनों का धुआं में सबसे ज्यादा यही जो है जब ये निकलता है। तो देखो इसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपसे कहेगा भैया देखो सर्वाधिक वायु प्रदूषक है, वायु को प्रदूषण में सबसे ज्यादा बोलेगा ना वायु प्रदूषक गैस कौन सी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों का जो धुआं है ना, जैसे कि जो निकलता है उससे CO जब निकलता है तो भाई साहब यही सबसे ज्यादा करता है खराब मामला। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड करता है। ठीक है, सिगरेट के धुएं से बहुत निकलता है। और ये जो है आपको बता दूं कि आपके दिल में जो हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ब्लड जो होता है, ब्लड में ना हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक पिगमेंट होता है बेसिकली, वो हमारा ब्लड का ऑक्सीजन कैरियर है आपके लिए। जो फेफड़ों से ऑक्सीजन आती है यही अपने सिर में बैठा करके ले जाता है। लेकिन भाई साहब जैसे ही CO कार्बन मोनोऑक्साइड हम जब सांस लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड फेफड़ों तक पहुंचती है ना, तो भाई साहब हीमोग्लोबिन आता है लेने के लिए, कहता है ओ मेरे भाई कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, चलो मेरे मित्र तुम ज़्यादा मेरे पक्के सखा हो, और इसको उठा के ले जाता है, ऑक्सीजन को वहीं छोड़ जाता है ना। ऑक्सीजन इज लाइक कि यार अब मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं, है मतलब नहीं ज़रूरत है। तो भाई साहब ऐसा कुछ सीन हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है टेक्निकली कि बस कार्बन डाई मोनोऑक्साइड आपके शरीर तक पहुंचती है, जो ऑक्सीजन की आपूर्ति आपकी बॉडी को हो नहीं पाती है, फड़फड़ाना आपका होता नहीं है, वैसे ही आप सुनाते हुए मर जाते हो। ठीक है, इसलिए कहते हैं रात को अंगीठी जला के मत सोया करो। अंगीठी जलती है लकड़ी कमरे के अंदर जो है, अगर कमरा बंद होगा ऑक्सीजन मिलेगी नहीं कमरे में। ठीक है, जितनी ऑक्सीजन कमरे में होगी वहां तक तो लकड़ी पूरी जलेगी, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड बनेगी। जब लकड़ी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी अपूर्ण दहन होगा। अपूर्ण दहन का मतलब एक कार्बन को जलाने के लिए 2 ऑक्सीजन के परमाणु की जरूरत है, वो मिल नहीं पाएगा। कार्बन डाई मोनोऑक्साइड बनेगी, फेफड़ों में घुसेगी, फेफड़े कहेंगे और मेरे भाई चल मेरे साथ। तो भाई साहब जैसे ही हीमोग्लोबिन लेकर के जाएगा तो वहां पर ऑक्सीजन किसी भी सेल को सप्लाई मिल नहीं पाएगी और आपका हो जाएगा काम तमाम। ठीक है, कामरान अकमल बन जाओगे आप। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। तो उसके बाद देख लो भाई क्या नाम बोलते हैं, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोकार्बन के अपूर्ण दहन से बनता है तथा पूर्ण दहन से CO2 बनती है। ठीक है, यह एक निद्रा करारी गैस है, यानी कि जैसे ही Hb में CO मिलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन बन जाता है। ठीक है,
यानी कि कार्बन मोनोहीमोग्लोबिन बन जाता है, कार्बन मोनोहीमोग्लोबिन बन जाता है। ठीक है, एक और बात, हीमोग्लोबिन के लिए बात की जाएगी तो ये सबसे ज़्यादा जो जुड़ता है किसके साथ, संबंध बनाने की क्षमता रखता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, फिर रखता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ। बताओ जो जीवन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये बिल्कुल हीमोग्लोबिन हमारी तरह ही है। क्यों? क्योंकि भैया हमें भी, हमारे लिए सबसे ज़्यादा पढ़ाई है जरूरी, और नहीं भैया हमें तो कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए, कार्बन ऑक्साइड चाहिए। ठीक है, ये सब में लगे रहता है मन, तो ऑक्सीजन में अपना मन लगाइए और इंजॉय कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड स्मोक, वाहन धुएं से निकलता है। ठीक है, स्मोक से निकलता है, वाहन धुएं से मतलब कि जो स्मोक निकलता है ना गाड़ियों में, काला धुआं, कच्चा धुआं, पहले कच्चा धुआं निकलेगा तो समझ जाना अपूर्ण दहन हुआ है, फ्यूल जो है ना पूरी तरीके से दहन नहीं हुआ है, ऑक्सीजन उसमें पूरी तरीके से मिल नहीं पाई। एक और बात, श्वसन क्रिया का उत्पाद है, मतलब जब श्वसन क्रिया करते हो तो आउटपुट के तौर पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकलता है फेफड़ों से। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक कारक है भैया, देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए एक अभिकारक के तौर पे इसकी जरूरत पड़ती है। शुष्क बर्फ, ठोस बर्फ, यानी कि देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड को 0.38 डिग्री पर रखा जाता है तो इसमें जो है क्या बन जाता है, हाँ एक सेकेंड। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे मीथेन की, यानी कि मार्स गैस, इसे मार्स गैस कहते हैं। ठीक है, मार्स गैस ग्रह पे पाई जाती है, जहां पर दलदली क्षेत्र होते हैं वहां से निकलती है, बहुत सारी मात्रा में पाई जाती है। धान के खेतों से निकलती है, गहरे कुएं नालों से निकलती है, गहरी माइन से निकलती है। इसलिए भाई साहब गहरी माइंस में जो है लालटेन लेके जाना पड़ता है, सेफ्टी लैम्प लेके जाना पड़ता है, क्योंकि आप वैसे अगर आप जलाइएगा आग तो आपका हो जाएगा क्या, काम खराब हो जाएगा। ठीक है, जुगाली करने यानी कि रेमिनेंट, यानी कि जुगाली करने वाली, जो गाय भैंस जुगाली करते हैं उनके मुंह से भी मीथेन गैस निकलती है। इंपॉर्टेंट बात है, मीथेन दो जगह पे, मीथेन एज ए मतलब क्या नाम बोलते हैं, अणु की तरह दो जगह पे काम करती है। यानी कि CH4 के अणु CNG में भी पाए जाते हैं और LNG में भी पाए जाते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस में भी पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों में पाए जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट भी है, वैसे सबको याद ही रहता है, SO2 की बात करेंगे। SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस है, सबसे जहरीली वायु प्रदूषक है, अगर आग के स्वास्थ्य नाक में आ गई तो काम खराब कर देगी। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यानी कि इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा निकलती है SO2, हाइड्रोजन के साथ जल के साथ मिलकर बनाती है H2SO4, एसिड रेन बनाने का काम करती है। बात करेंगे CFC जो है फ्रिज, AC, जेट इंजन वगैरह से निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका नाम है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करेंगे, आपको पता ही है, देखो जैसे कि मैं बता चुका था इनके बारे में, जैसे CFC है, ये सब जो है कितना, CFC तो आपका कितना परसेंट, 20% इफेक्ट डालती है ना। मीथेन जो है, सॉरी, चार जो गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस में है, उनके नाम क्या क्या हैं, जो चार गैसें जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में हैं वो कौन कौन है। एक तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये 60% है। मीथेन है 20%, मीथेन है कितना, 20%। ठीक है, उसके बाद से बात करेंगे कितनी, 14% कौन है हमारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन है, और 6% है तुम्हारा नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि लाफिंग गैस। ठीक है, तो ये सब है, नाइट्रस ऑक्साइड इसमें से है 6%, बिल्कुल लाफिंग गैस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में 6% डालती है, और एनेस्थीसिया के इंजेक्शन में भी इसको दिया जाता है। ठीक है, मतलब आपको भाई साहब बेहोश करना हो तो एक लगा देंगे नाइट्रस ऑक्साइड का इंजेक्शन और हंसते हंसते तुम क्या हो जाओगे, एकदम बेहोश हो जाओगे। ठीक है, तो ये लग जाएगा आपको। एनेस्थीसिया में क्लोरोफॉर्म का भी यूज़ होता है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रभावकारी ये हो जाती है। ठीक है, सॉलिड वायु प्रदूषक, यानी कि जो कण पाए जाएंगे जो कि 0.3 mm से जो है 0.10⁻³ से जो कि बड़े कण होंगे। ठीक है, सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर 2.5 माइक्रोन, 2.5 माइक्रोन से छोटे हो जाएंगे जो, और 10 माइक्रोन से, मतलब बेसिकली अगर आपसे टेक्निकली बात किया जाएगा तो यहाँ पे लिखना चाहिए था, यहाँ पर 2.5 माइक्रोन से बड़े और 10 माइक्रोन से छोटे, ये लिखना चाहिए था। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इसको बड़े कर लीजिएगा आप। ठीक है, ठीक है, बड़े हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, और यहाँ पर देखो, और एक भारत सरकार ने एक सफ़र एयर ऐप लाए थे, सिस्टम फॉर द एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। सफ़र एयर ऐप 2015 में आई थी, सिस्टम फॉर द एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। भारत सरकार कब आई थी सफ़र ऐप, 2015 में आई थी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था NTPC CBT 1 में। ठीक है, वायु प्रदूषक की बात करेंगे, वायु प्रदूषक की बात करेंगे। वायु प्रदूषक अधिनियम ये कब आया था बेटा, देखो वायु प्रदूषक नियंत्रण अधिनियम, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो भाई, देखो बच्चा इधर देखो, देख रहे हो सब, देखो बेटा यहाँ देखो, वायु प्रदूषक भाई जी सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि क्या नाम बोलते हैं, देखिएगा यहाँ पर से आप लोग देखिएगा। ठीक है ना,
देखिएगा, वायु प्रदूषक यानी कि वायु के प्रदूषक के लिए नियंत्रण करने के लिए अधिनियम आया था। ऐसे ही अधिनियम पूछे जाते हैं, जैव विविधता का अधिनियम, वायु प्रदूषण का अधिनियम, यही सब छोटी मोटी चीजें जो पूछी जाती है एग्जाम में बार बार, ठीक है ना। तारीख पूछ ले तो अलग बात है, लेकिन नहीं पूछेगा तारीख, आपको सन पूछेगा आपके एग्जाम में। वायु प्रदूषक अधिनियम आया था 29 मार्च 1981। किस वर्ष आया था वायु के लिए? वायु के लिए 81 में आया था। पर्यावरण के लिए 86 में आया था, ठीक है, पर्यावरण के लिए 86 में आया था। जैव विविधता के लिए 2002 में आया था। ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में आया था। कब आया था? क्योटो प्रोटोकॉल, बाकी वगैरह इन सब प्रोटोकॉल की मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल ये अधिनियम है, भारत सरकार लेकर के आई है। वायु प्रदूषण जब होता है उसको रोकने के लिए, ठीक है, उसको नियंत्रण करने के लिए वायु के लिए 1981 में लाई थी। कब लाई थी? और लागू हुआ था 16 मई 1981 से। देखो, आया था 29 तारीख को, लागू 16 को हुआ था, 16 मई। उस समय पर तो ये बहुत ही खास कर रहा होगा। वर्ष 1987 में एयर पॉल्यूशन, देखो यहाँ पर एपी लिखा है ना, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, ठीक है, एपीसीए का मतलब हो जाएगा एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट में जो है ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर दिया था, क्योंकि ध्वनि भी जो है वायु के माध्यम से ही आती है, लेकिन बाद में ध्वनि प्रदूषण को अलग कर दिया था। बाद में कब अलग करा गया? मैंने कहा भैया ध्वनि को जो है 2000 में, वर्ष 2000 में ध्वनि प्रदूषण को अलग कर दिया गया, ठीक है। कब कर दिया गया? सन 2000 में। तो यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी है, 1981 में वायु प्रदूषण और 2000 में ध्वनि प्रदूषण। देखो, पहली बात जो आपको याद रखनी है, 1981 में वायु प्रदूषण आया था, उसमें 87 में, इसमें 1987 में ध्वनि प्रदूषण इसमें ऐड किया गया। क्या किया गया? ऐड किया गया। और सन 2000 में, कब? सन 2000 में ध्वनि को अलग कर दिया गया था, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को जो है अलग कर दिया गया, ठीक है ना। अब बात करेंगे कि देखो, ध्वनि प्रदूषण असल में होता क्या है। देखो, आपको बता दूं कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई होती है डेसिबल, कि आपके कानों की क्षमता कितने डेसिबल पर काम करेगी, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए डेसिबल होती है। तो 30 से 60 डेसिबल के मध्य WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को। टेड्रोस अधानोम इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। और क्या नाम बोलते हैं, इसने बोला कि 30 से 60 के मध्य WHO ने बताया कि म्यूजिक है, यानी कि मधुर, ठीक है, 30 से 60 तक का मधुर है। देखो, 30 से 60 तक का मधुर है। देखो, जब तक का जो है नई नई गर्लफ्रेंड होती है तो 30 से 60 में बोलती है। कितने में बोलती है? जैसे जैसे पुराने होती जाती है और बीवी या फिर जो भी है ना, 60 से धीरे धीरे डेसिबल क्या हो जाता है बेटा? बढ़ना शुरू कर देता है ना। क्या कर देता है? बढ़ना शुरू कर देता है। क्या कर देता है? बढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में 30 से 60 मधुर संगीत निकलता है। क्या निकलता है? और धीरे धीरे जो है फिर क्या हो जाता है? वैसे बाद में WHO ने बोला कि भाई साहब जो है 30 तक का 45 से ऊपर जो है इसने बोल दिया प्रॉपर, लेकिन इसके ऊपर जो है WHO ने कहा कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके खराब हो जाता है। और बाद में जब भाई साहब फिर बहुत साल हो जाते हैं, फिर तो भाई साहब ये देखो 120 डेसिबल में बोलती है। किस में बोलती है? कि भाई साहब 120 में जो है क्या हो जाता है? बहरा कर देती है। क्या कर देती है? बहरा। क्या कर देती है? ठीक है ना, गर्लफ्रेंड एकदम बहरा कर देती है। और 150 में तो भाई साहब फिर तो थोड़ा और हो जाए तो तुमने अगर कुछ नहीं सुनी तो सीधे इतना जोर से बोलती कि कान फाड़ देगी। क्या फाड़ देगी? कान फाड़ देगी, ठीक है। 150 डेसिबल में क्या हो जाएगा? कान ही फट जाएगा। 120 में आप बहरे हो जाओगे, 120 में आप क्या हो जाओगे? बहरा। 150 में आप क्या हो जाओगे? 150 में आप क्या हो जाओगे? 150 में आपके कान के टिम्पटेन फट जाएंगे, कान के पर्दे जो है बिल्कुल ही फट जाएंगे। बिल्कुल क्या हो जाएंगे? कान के पर्दे आपके फट जाएंगे, ठीक है। तो भाई साहब अभी तक हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण। क्या पढ़ रहे हैं? पर्यावरण प्रदूषण पढ़ रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण के अंदर हमने जो है विश्व को हानि पहुंचाने वाले जितने भी इफेक्ट करने वाले जितने भी प्रदूषक हैं उनके बारे में बात करी है, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम किसकी? टिम्पटेन फाड़ देगी। लगातार 8 घंटों तक अगर आपने 80 डेसिबल में सुन लिया तब भी आपको बहरा हो सकते हो। याद सुन लेना, लगातार 8 घंटे तक अगर आप 80 डेसिबल में सुन लिए तब भी आप क्या हो सकते हो? बहरे हो सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा म्यूजिक मत सुना करो। अब बात करेंगे स्मोक की। तो स्मोक जो है देखो, असल में देखो होता क्या है, रुक जाओ, देखो सिगरेट के स्मोक से क्या हो जाती है? एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी का नाम है एम्फाइसीमा। क्या हो जाती है? एम्फाइसीमा। चंपा नहीं, एम्फाइसीमा। क्या हो जाएगी? एम्फाइसीमा हो जाएगा आपको। क्या हो जाएगा? अब अगर हमारी लल्ली को एम्फाइसीमा हो गया, लल्ली क्या हो गया? एम्फाइसीमा क्या हो गया? हाँ जोर से बोलो, एम्फाइसीमा क्या हो गया? अगर आपको एम्फाइसीमा हो गया तो आपको लंग की एल्वेली में सूजन हो जाएगी, ठीक है। ये आपके होते हैं, देखो ये आपका शरीर है, जैसे ये आपका सपोज करो शरीर है, ठीक है,
ये आपका शरीर है, जैसे ये आपका शरीर है, ये आपका शरीर है, यहाँ पर ट्रैकिया आती है नीचे, ट्रैकिया आपके दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है, ट्रैकिया आपके दो भागों में बढ़ जाती है। फिर यहाँ पर से बहुत सारी जो है इन दोनों भाग को ब्रोंकाइलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाइलिस। फिर यहाँ से और भागों में आपका शरीर में जो है छोटी छोटी वो बढ़ जाती है, तो इन्हें ब्रोंकलाइज कहते हैं, ठीक है। ये ब्रोंकिस हो जाएगा, ये ब्रोंकलाइज हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं। क्या होती हैं? छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं। क्या होती हैं? कैपिलरीज। इन कैपिलरीज का संबंध जो है सीधे सीधे हृदय के साथ होता है। किसके साथ? हृदय के साथ, ठीक है। तो भाई साहब इन्हीं में जो है क्या हो जाएगा? एम्फाइसीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये धुएं में, जो धुएं में कण होते हैं, धुएं में जो क्या होते हैं, स्मोक में जो कण होते हैं ना, कण कितने से? 0.5 माइक्रोन कह रहा था, मैं तो सीधे बोल रहा हूँ 0.5 माइक्रोन से बड़े और 10 माइक्रोन से छोटे। माइक्रोन मतलब होता है 10 की पावर -6। कितना होता है? 10 की पावर -6, यानी कि 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6 से बड़े और 10 माइक्रोन तक लगभग इस सीमा तक का, ठीक है। टाइम 10 की पावर -6, 10 गुना 10 की पावर -6 तक का, इस सीमा तक जो है पाए जाएंगे। तो ये अगर आपके फेफड़े में घुस गए तो आपको रोग हो जाएगा एम्फाइसीमा। कौन सा? एम्फाइसीमा। यानी कि असल में देखा जाए तो लंग्स में सूजन आ जाएगी। और सूजन आने का मेन कारण क्या है? क्योंकि आपका जो है हवा अंदर घुसने की कोशिश करेगी, वो आ नहीं पाएगी। तो लंग्स जो है कोशिश करेंगे क्या करने की? हवा को खींचने के लिए खूब जोर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हवा को खींचने के लिए क्या लगाएंगे? खूब जोर लगाएंगे। सूजन आ सकती है आपकी एलवली में, ठीक है। अब अगला डस्ट। डस्ट मतलब होता है जो धूल के कण होते हैं। इनसे भाई साहब एक बीमारी हो जाती है न्यूमोकोनियोसियस। क्या हो जाएगी? न्यूमोकोनियोसियस। अगर बेटा ब्राउन लंग, अगर एक बीमारी है ब्राउन लंग, क्या है? ब्राउन लंग। आपके लंग जो है ब्राउन ब्राउन कलर के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? फेफड़े कैसे हो जाएंगे? ब्राउन ब्राउन कलर के। अगर कॉटन डस्ट घुसती है। क्या घुसती है? कॉटन डस्ट। क्या घुसती है? या आपको बाइसियोनिस हो जाता है। क्या हो जाता है? बाइसिनोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? ठीक है, देखो ब्राउन हो जाएगी, देखो कॉटन, ठीक है। देखो यहां पर से ब्राउन हो जाएगी कॉटन। देखो ऐसे याद कर लेना एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, कि आप अगर दरी होती है ना, दरी भूरे भूरे कलर की कैसे होती है? चैट मैट के आसपास मत घूमना। मैट जो होती है ना, मैट ब्राउन, क्योंकि उससे कॉटन से डस्ट निकलती है। क्या निकलती है? कॉटन डस्ट निकलती है भाई साहब, वो आपको ब्राउन लंग कर देगी। बीमारी है ब्राउन लंग, मजे मत लो। क्या है? बीमारी है, ठीक है। कोई बीमार हो जा रहा है, तुम उसके मजे ले रहे हो, है ना। तुम्हें हंसी आ रही है कि मतलब भाई साहब ये क्या है ब्राउन रंग, क्या सोच रहे हो? ये कोई ब्राउन वो सॉन्ग थोड़े ना है, ये बेटा बीमारी है। क्या है? फेफड़ा किसी का भूरा हो गया है। कैसा हो गया? कैसा हो गया? अंग्रेज नहीं, भूरा। कैसा हो गया बेटा? भूरा हो गया। मतलब भाई साहब काम खत्म होने वाला है इसका। क्या होने वाला है? काम खत्म होने वाला है, ठीक है। कॉटन डस्ट से। किसकी वजह से? कॉटन डस्ट, बाइसिनोसिस। कॉटन डस्ट की वजह से ब्राउन लंग हो जाता है। अगला एस्बेस्टॉस डस्ट। कौन सी डस्ट? एस्बेस्टॉस डस्ट। कौन सा? इससे व्हाइट लंग। देखो भाई, अरे बस कर, हट यहां से, अरे बस हट, अरे एस्बेस्टस, अरे बस हट, अरे बस हट यहां से। और किसको बोल रहे हो? व्हाइट। व्हाइट मतलब अंग्रेज को बोल रहे हैं। अरे बस हट यहां से, अरे बस हट यहां से, अंग्रेज को बोल दिया व्हाइट लंग। एस्बेस्टस। बेटा एस्बेस्टस क्या होता है? घरों में पुरानी एस्बेस्टस की चादरें बिछाई जाती है। क्या बिछाई जाती है? यहां तो कहीं तुमने देखी नहीं एस्बेस्टस की चादरें, कहीं दिख गई होंगी तो गलती से। हमारे गांव में तो बहुत कम है। एस्बेस्टस की चादरें होती हैं, जैसे टिन होता है ना, टिन। टिन देखा है? टिन, टिन तो बगल में जैसे लगा होता है टिन। टिन में बेटा एक टिन ऐसा आता है पत्थर का जैसा टिन होता है, वो पतला पतला, वो एस्बेस्टस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? उससे अगर रगड़ेगा और धूल के कण निकलेंगे, क्या निकलेंगे? वो आपकी नाक में चले गए तो आपको हो जाएगा क्या? व्हाइट लंग। क्या हो जाएगा? वो होता भी व्हाइट व्हाइट है एस्बेस्टस डस्ट, ठीक है। उसके बाद अब आपका देखो कोल डस्ट। बेटा देखो यहां तो कोयले की खदानें हैं नहीं, तो कोल अगर कार्बन जल रहा है, कोल वगैरह का अगर कार्बन जल रहा है, लकड़ी जल रही है, क्या जल रही है, तो उसका अगर कोई छोटा मोटा इतना छोटा छोटा कण है वो आपकी नाक में घुस गया तो आपकी नाक पे फेफड़ों के एल्बली में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? एल्बली में पहुंच गया तो आपको ब्लैक लंग हो जाएगा। ब्लैक दिखता भी है वो कार्बन, एस्बेस्टस व्हाइट दिखता है तो उससे व्हाइट लंग की बीमारी होगी। क्या होगी बेटा? व्हाइट लंग। और ब्राउन लंग कॉटन से हो जाएगा बेटा। किससे हो जाएगा? कॉटन से हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे फर्दर, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन। क्या देखेंगे? वाटर पॉल्यूशन की बात करेंगे। वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन दो टाइप से होता है। कितना टाइप से? वाटर पॉल्यूशन कितने टाइप से होता है? देखो ध्यान से देखेंगे तो यहां पर पता लगेगा। वाटर पॉल्यूशन दो टाइप से होता है, डोमेस्टिक होता है और इंडस्ट्रियल वेस्ट पे होता है। वाटर यानी कि जो पानी गंदा होता है बेटा, या तो आपके घरों की वजह से भी गंदा होता है और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी गंदा होता है। उसमें केमिकल मिला करके उसमें पानी में छोड़ देते हैं केमिकल को। किसमें छोड़ देते हैं? फैक्ट्रियों में बेटा केमिकल निकलता है गंदा सा, और उसको फैक्ट्रियों में जो है पानी में मिला करके नाले में बहा देते हैं, गंगा में। अपनी गंगा माई को क्या कर रहे हैं लोग? ये साले कसाई मिलके गंगा को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी तो भाई साहब वहां तो कोई जलीय जीव पैदा ही नहीं हो सकता।
स्वर्ण रेखा नदी झारखंड से निकलती है, कहाँ से? वहां कोई भी जलीय जीव पैदा, भाई जल को जीव को जीने के लिए चाहिए स्वच्छ ऑक्सीजन, क्या चाहिए? और भाई साहब एक बात बताओ, जब स्वच्छ ऑक्सीजन रहेगी नहीं तो पिएगा कहाँ, जीव बचेगा कहाँ से? बचेगा नहीं, बच पाएगा ना। तो समझो बेटा इस बात को, वाटर पॉल्यूशन क्या है ये? वाटर पॉल्यूशन। बेटा देखो एक मजे की बात समझो इस बात से कि वाटर पॉल्यूशन जो हो रहा है, देखो एक तो आपके घरेलू मलमूत्र से हो रहा है, यानी कि जो नहाते हो धोते हो और करते हो सुबेरे सुबेरे ना, प्रसाद देके आते हो नहीं सुबेरे सुबेरे, वो सब मलमूत्र है। क्या है बेटा? क्या है वो? मलमूत्र है, ठीक है। उससे भी पानी गंदा हो रहा है नहीं हो रहा है? अब फिर और इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी हो रहा है। अगला देखोगे बेटा, देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि वाटर पॉल्यूशन से कौन से रोग होते हैं। बेटा देखो वाटर के, अगर वाटर गंदा है और तुमने पी लिया, क्या कर लिया? पी लिया, तो तुमको हो जाएगा पीलिया। क्या हो जाएगा? पीलिया। क्या हो जाएगा? अगर पी लिया तो फिर हो जाएगा पीलिया, जॉन्डिस। क्या हो जाएगा? पीलिया को इंग्लिश में बोलते हैं जॉन्डिस। तुम्हारे आंखें हो जाएंगी पीली, ये हो जाएंगे सब कुछ पीला। अब सिर्फ वही पीला नहीं होगा, सब कुछ पीला होगा। क्या होगा? सब कुछ पीला हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? पूरा देश पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ठीक है। देखो सागरों की कितनी हंसी आ रही है। आगे देखते हैं, मरकरी। देखो बेटा अगर इतना समझ में आया, मरकरी, बेटा देखो मरकरी क्या होता है? परमाणु। क्या होता है? मतलब मरकरी एक तत्व होता है। क्या होता है? हाँ, तो मरकरी बेटा, अगर मरकरी की मात्रा बढ़ जाएगी तो पानी में पानी की अधिकता, अगर मरकरी की अधिकता हो गई तो बेटा मिनीमाटा रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? मिनीमाटा। कौन सा? मिनीमाटा। पहली बार ये जो जापान में आया था, कहाँ पर आया था ये? कौन सी रोज? Hg मतलब मरकरी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बेटा? पारा भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? जो वो होता है ना, जो क्या नाम बोलते हैं, एक पहले के जमाने में जिससे बुखार नापते थे, एक मुंह में डंडा डाल देते थे, उसमें बेटा मरकरी होता है, पारा ही होता है। अगर इसकी मात्रा पानी में घुल गई, किस में घुल गई? इसकी मात्रा पानी में घुल गई और बहुत ज्यादा मात्रा में घुल गई, ठीक है, तो आपने पी लिया तो आपको हो जाएगा मिनीमाटा। कौन सा? ना इसकी माता ना उसकी माता, किसकी माता? मिनी माता। कौन सा रोग? मिनी माता। तो मरकरी की वजह से मिनी माता रोग कहाँ पर हुआ था? जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? ठीक है, मिनी माता, ठीक है। अगला देखेंगे, इसमें क्या हो जाता है? जीभ होठ सब सुन्न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जीभ होठ सब क्या हो जाएंगे? जैसे आपने मरकरी पिया फिर आपके जीभ होठ सब सुन्न, बहरा, धुंधलापन, ठीक है। कैडमियम, बेटा एक और बीमारी है, अगर कैडमियम बहुत ज्यादा घुला होगा पानी में, क्या होगा? और आपने वो पी लिया, हैवी मेटल है ना, क्योंकि कैडमियम क्या है? हैवी मेटल। अगर आपके शरीर में चले गई तो दिक्कत होनी तय है आपको, ठीक है। आपके शरीर में क्या चले गई अगर? हैवी मेटल सच एज लाइक कैडमियम वगैरह, ये सब जिनके परमाणु क्रमांक ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं बेटा, वो चलेगी तो दिक्कत हो जाएगी। हैवी मेटल 5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, जिनका जो है मतलब कि क्या होता है? डेंसिटी होती है। तो अगर इतनी डेंसिटी वाला चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। कैडमियम की अधिकता वाले प्रदूषित पानी पीने से इटाई रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? ठीक है, इटाई हो जाता है। इटाई असल में इटाई जापानीज वर्ड है। क्या है? और इसको बोलते हैं आउच आउच। क्या बोलते हैं? आउच आउच। लड़कियां नहीं बोलती आउच, क्या बोलती हैं? कैसे बोलती हैं? कैसे बोलती हैं? आउच, ऐसे बोलती है ना, आउच, है ना, है नहीं? सागर कैसे बोलती है? ऐसे बोलती है, ठीक है, आउच आउच बोलती है ना। तो इटाई कैडमियम, बेटा ये भी जापान का है। क्या है? कैडमियम की अधिकता वाले प्रदूषित पानी पीने से कौन सा रोग हो जाते हैं? इटाई। किसका? कैडमियम का। किसका? कैडमियम की छड़ें यूज होती है। क्या यूज होती हैं? छड़ें यूज होती हैं। कहाँ पर? कैडमियम की छड़ें यूज होती हैं बेटा आपकी नाभिकीय भट्टी में यूज होती हैं छड़ें, और उसी छड़े से आपकी होगी खूब सारी पिटाई। क्या होगी? उसी छड़ों से आपकी होगी पिटाई। तो याद हो जाएगा ऐसे ही इटाई। क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा इटाई, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, देखेंगे आगे। ऑर्सेनिक पानी में 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब की मात्रा में ऑर्सेनिक होगा यदि, तो आपको एनिमल ब्लैकफुट रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे बाप रे, समझे? एनिमल ब्लैकफुट हो जाएगा आपको। क्या हो जाएगा? कौन सा रोग हो जाएगा? ऑर्सेनिक से एनिमल ब्लैकफुट। कौन सा? एनिमल, ठीक है। तो ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना कि आवर जो सैनिक होते हैं, हमारे जो सैनिक होते हैं, उनके ब्लैक बूट होती है। क्या होती है? काले जूते होते हैं ना उनके, सैनिकों के क्या होते हैं? उनके क्या होते हैं? ब्लैक बूट होते हैं। तो आवर सैनिक, आर सैनिक को तोड़ोगे, आवर मतलब हमारा सैनिक, हमारे सैनिक के ब्लैक बूट होते हैं। क्या होते हैं? आर सैनिक ब्लैक बूट, ठीक है। अगला फ्लोराइड, यानी कि फ्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में, फ्लोरोसिस, फ्लोराइड की मात्रा होने पर दांत पीले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फ्लोरो क्या है? पिलोरो, तो पिलोरॉइड ना, पीले रे याद कर लो, इससे प्लोरो से याद कर लो, पीले रे। क्या है? पीले रे, क्या? पीले, दूध पीले, दांत पीले हो रहे ना, पीले रे।
पिलेरे है ना, पिलेरेइड है ना, पिलेरेड है ना, पिलेरे, ठीक है। इब पीले, क्या कर ले, पीले, तुरंत दांत हो गए तेरे पीले, सफेद हो जाएंगे, दूध पीले तुरंत फ्लोराइड हो जाएंगे, दांत कैसे हो जाएंगे एकदम तेरे पीले से कैसे हो जाएंगे, दंत क्षय हो जाता है, मतलब भाई साहब दांत घिसने शुरू हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अगर पानी पी लिया फ्लोराइड वाला, कौन सा वाला, तो भाई साहब तेरे दांत तुझे पता भी नहीं चलेगा, दांत घिसने शुरू हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ठीक है। दांत घिसने कैसे घिसते हैं, दांत में क्षय लग जाता है बेटा, क्या हो जाता है, क्षय, मतलब तेरे को पता नहीं चलेगा लेकिन दांत में खड्डे पड़ने शुरू हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हाँ दांत में खड्डे पड़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे तेरे दांत में हो रहा है ना, बीच में गैप है, ये फ्लोराइड की कमी की वजह से नहीं हो रहा है, ये तेरे खुद की गलती की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से, हाँ किसने तेरे घन अंदर को मारा है ना, हाँ उसी की वजह से हुआ है, ठीक है। अगला देखेंगे तांबा, किसका, तांबा से रोग होता है बेटा, कौन सा, विल्सन, कौन सा, तांबा, ठीक है। सी यू मतलब कॉपर, कॉपर मतलब तांबा, कॉपर से होता है विल्सन, ठीक है, कॉपर से होता है विल्सन रोग, कौन सा रोग, या इसको चेल्कोसिम रोग भी कहते हैं, ठीक है। और अगर लोहे की अधिकता हो गई तो बेटा सेड्रोसिम हो जाता है, क्या हो जाता है, सेड्रोसिम, बेटा लोहा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, देखो अगर ज्यादा हो जाएगा तो किसी से डरोगे नहीं, से डरोगे नहीं है ना, से डरो, किसी से डरोगे नहीं, अगर लोहा तुम्हारे शरीर में क्या होगा ज्यादा, अगर कम हो जाएगा तो एनीमिया, अरे मियाँ तुम छुपोगे, क्या करोगे, मियाँ मियाँ मुँह बन जाओगे, मतलब जो होता है ना बिल्ली की तरफ, ठीक है। सेड्रोसिम बेटा वैसे असल में होता क्या है कि WBC की बहुत ज़्यादा मात्रा बन जाती है, क्या बन जाती है, सेड्रोसिम रोग में WBC की मात्रा क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और कमी होने से एनीमिया रोग हो जाता है, रक्त की अल्पता कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं बेटा। अगर पानी में नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, ये सारे जल प्रदूषण हैं, जल प्रदूषण क्या है, ये सारे के सारे जल प्रदूषण, ठीक है। नाइट्रेट की अधिकता और जल प्रदूषण के लिए 1974 में आया था अधिनियम, कब आया था, 1974 में, ठीक है। नाइट्रेट की अधिकता से बेटा एक रोग हो जाता है मैथग्लोबेमिया, कौन सा हो जाता है, मैथग्लोबेमिया, इसमें बच्चे का रंग नीला हो जाता है और इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, क्या कहते हैं, बच्चे का रंग नीला हो जाता है, इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। नाइट्रेट की देखो, नाई से जो है कलर हो जाएगा नीला, और नाई से क्या हो जाएगा, देखो नाई से नाइट्रेट भी हो जाएगा, नाइट्रेट से नीला भी हो जाएगा, नाई से नीला भी हो जाएगा, नाइट्रेट करके नीला बच्चा हो जाता है, कैसा हो जाता है, नाइट्रेट की ज्यादा मात्रा से बच्चे का कलर कैसा हो जाता है, नीला, और इसे हो जाता है, नीले को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। बेबी कैसा हो जाएगा, सागर का बेबी कैसा हो जाएगा, ब्लू, अरे बेबी मतलब सागर की जो बेबी है, बेबी कहाँ है तेरी, सागर बताया नहीं तूने हमें, कहाँ है ना, तो देख ले भाई साहब, अगर उसको नाइट्रेट वाला पानी मत पिला देना, ठीक है, फिर पता लगा कैसा हो गया उसका कलर, नीला, सारा नीला पड़ गया, ठीक है। फिर वो वाला गाना गाएगी वो, क्या बोलते हैं, कौन सा गाना है वो, मैं पानी पानी हो गई, नीली नीली हो गई है सागर चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। वाटर पोल्यूशन के संबंध में कुछ प्रमुख कीवर्ड है ना, वाटर पोल्यूशन के संबंध में कुछ प्रमुख कीवर्ड वाटर पोल्यूशन के, देखो एक होता है बेटा, जब वाटर में पोल्यूशन कब आता है, जब इसमें जो ऑक्सीजन होती है ना घुली हुई सांस लेने वाली, उसकी मात्रा अगर बेटा 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाए, क्या हो जाए, 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाए तो बेटा वो प्रदूषित पानी कहलाता है, क्या कहलाता है, केवल ऑक्सीजन के बेस पर तय किया जाता है बेटा पानी अशुद्ध है कि शुद्ध है, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा 4 से कम हो जाए तो भाई साहब ये अति प्रदूषित, क्या कहलाएगा। और वाटर पोल्यूशन में एक और वर्ड आता है BOD, इसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल, जल में घुलित कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करने के लिए, बेटा देखो जल में बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अगर ठीक है सूक्ष्म जीवों को, भाई साहब देखो ऐसा है कि जल में सूक्ष्म जीव होते हैं और जो जल में कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका अपघटन करने के लिए सूक्ष्म जीवों को चाहिए ऑक्सीजन, क्या चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मतलब जैविक सूक्ष्म जीवों को बायो मतलब होता है जीव, जैविक, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो भाई साहब कार्बनिक पदार्थों का, जल में कार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं, क्या घुले रहते हैं, उनका बेटा देखो ऐसा है अपघटन करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको जो बायोलॉजिकल जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनको जो ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। दिस इज अ वे, ये एक तरीका है कि जिस भी मतलब उसको जितनी ज़्यादा BOD जितना ज़्यादा हाई होगा, मतलब कि अगर भाई साहब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करने में, तो समझ लो कि भाई साहब इसमें बहुत सारा प्रदूषण है, क्या है, ठीक है। और जितनी कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है तो उतना अच्छा पानी है ऑलरेडी। बैक्टीरिया द्वारा कार्बनिक ब्रेकडाउन जब COD में किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है, K2Cr2O7, ठीक है, K2Cr2O7, इससे एग्जैक्टली कहते क्या है मुझे याद, मैं भूल रहा हूं अभी, दिमाग से निकल रहा है ना। जबकि जो है मतलब देखो BOD में मेरा मतलब है कि देखो
यहाँ पर जो है ये मेरा मतलब है मैं यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ। एक्चुअली बोलना ये चाहिए बेटा कि जो बीओडी होता है यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है ना, उसमें बैक्टीरियाज होते हैं। क्या होते हैं? और जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है क्या होती है? उसमें बेटा किसकी जरूरत होती है? उसमें कौन मेन काम करता है? K2Cr2O7 कौन करता है? ये वाला केमिकल डाला जाता है उसमें। क्या डाला जाता है? ये वाला केमिकल। ठीक है, कौन सा वाला केमिकल डाला जाता है पानी को साफ करने के लिए? K2Cr2O7। कौन सा? K2Cr2O7। ठीक है, तो और एक और बात, ये सारी इसकी जो ये इस केमिकल की परफॉर्मेंस होती है वो 20 डिग्री पर बेस्ट रहती है। यानी कि सीओडी के लिए टेम्परेचर कितना डिग्री रखना पड़ता है पानी का? 20 डिग्री। और बीओडी के लिए भी कितना रखना पड़ता है? लगभग टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ये नेचुरल बेस पे काम करता है, टेम्परेचर 20 हो या थोड़ा ऊपर या माइनस चल जाता है। ठीक है, और K2Cr2 यानी कि केमिकली अगर इसको हमें क्या करना है? अपघटन करना है। केमिकली हमको अगर जो है कार्बनिक पदार्थों का जल से अपघटन करना है तो K2Cr2O7 डालना पड़ेगा। CO2 को बोलते हैं हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल में घुलित रसायनों के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की मात्रा केमिकल एज ए मतलब कि देखो यहाँ Cr2O7 एज ए COD 150 डिग्री पर एक्सेप्ट। यहाँ पर ये देखो ये एसीटेट होता है ना, एसीटेट। अगर एसीटेट घुला रहेगा जल में, क्या घुला रहेगा? तो एसीटेट के लिए भाई साहब थोड़ा सा कुछ K2Cr2O7 को मतलब हम एज ए यूज करते हैं किसके तौर पर? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के तौर पर यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारे मान लो कि एसीटेट घुला हुआ है तो उसके लिए कुछ और चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन नॉर्मली जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं अन्य, उनके लिए केवल 150 डिग्री पर हो जाता है। तो मुझे एक कप चाय पी लेनी चाहिए, ठीक है, तुरंत। उसके बाद बात करेंगे MPN, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। ई कोलाई जीवाणु की संख्या को इसमें नापा जाता है। बस आपके लिए बहुत है कि MPN में क्या नापा जाता है, आपको बस इतना याद करना है, ई कोलाई जीवाणुओं की संख्या नापते हैं। ठीक है, असल में, ठीक है ना, तो ये वाली बात हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि थॉमस इक्वेशन किसके लिए है, तो आपको बोलना है कि थॉमसन ने एक इक्वेशन दी थी, थॉमस इक्वेशन, वही मोस्ट प्रोबेबल नंबर के लिए दी थी। किसके लिए दी थी? ठीक है, इससे क्या नापते हैं? वाटर के अंदर ई कोलाई जीवाणुओं की संख्या को नापा जाता पर सेंटीमीटर क्यूब में। किसमें? पर सेंटीमीटर क्यूब में ई कोलाई जीवाणुओं की संख्या को नापा जाता है। उसके बाद आपके लिए अगला आ जाएगा बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, अनअपघटनीय प्रदूषकों की मात्रा पोषक स्तर बढ़ाने के साथ। देखो असल में हो क्या रहा है, ठीक है, देखो बायो मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अनअपघटनीय प्रदूषकों की पोषक मात्रा जो है वो पोषक स्तर बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब ये कि भाई साहब देखो, सबसे पहली बात तो पोषक स्तरों में सबसे पहले कौन आता है? शैवाल आते हैं। कौन आते हैं? हरित शैवाल। इनको खाती है मछलियां, इनको खाती है बड़ी मछली, इनको खाती है शार्क। अब जैसे कि क्या नाम बोलते हैं, अगर आप शार्क के पेट में देखोगे, किसके पेट में? तो भाई साहब हरी मछली, यहां पर जितना भी अनअपघटनीय पदार्थ रहा होगा, शैवालों के आसपास जो भी चीजें, अगर यहाँ पर कोई भी अनअपघटनीय पाया जाएगा, इस लेवल तक कम है। इनका जो अनअपघटनीय है, अगर ये इसको खा देगी मछली, तो सारा अनअपघटनीय मटेरियल कहां पहुंच जाएगा बेटा? इसके पास। कहां पहुंच जाएगा? इसके पास। ठीक है, अपघटनीय तो अपघटन हो जाएगा, लेकिन जो अपघटनीय नहीं हो सकता वो यहां पहुंच जाएगा। अब ये बड़ा हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अब ये खा देगी बड़ी मछली, तो फिर जो मटेरियल था वो और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो देखो जो इसकी बॉडी में अब अनअपघटनीय रहा होगा वो तो यहां पर आएगा ही आएगा, साथ ही साथ इसका वाला भी आ जाएगा, क्योंकि ये वाला भी जो खाएगी वो अपघटन हो नहीं पाएगा, उसका अपघटन हो नहीं पाएगा। क्योंकि हम अगर ये प्लास्टिक खाती है, कुछ भी खाती है मछली, कुछ भी खाएगी, तो सब इसके पेट में जाएगा, अनअपघटनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब इसको अगर शार्क खा दे, उससे बड़ा जीव खा दे, तो इसके पेट में जो, या इसके पास, इसकी बॉडी में जो अनअपघटनीय पदार्थ मिलेगा वो क्या होगा? और ज्यादा बड़ा होगा। तो जैसे जैसे पोषक स्तर बढ़ेगा ऊपर को, कहां जाएगा? जैसे जैसे पोषक स्तर कहां को जाएगा? ऊपर की ओर को जाएगा। जैसे जैसे कहां को जाएगा पोषक स्तर, या आगे को बढ़ेगा, तो वैसे वैसे अनअपघटनीय पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगी। इसी को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखेंगे यूट्रोफिकेशन। वर्ड है यूट्रोफिकेशन। क्या है बेटा? यूट्रोफिकेशन क्या होता है बेटा? देखो, जल में पोषक तत्व पदार्थ नहीं होना चाहिए। जल में क्या नहीं होना चाहिए? यूट्रोफिकेशन। सुनने में तो ऐसा लग रहा पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत अजीब ही चीज है। जल में बेटा पोषक तत्व नहीं होने चाहिए। अगर जल में पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व हो गए, तो देखो जल में पोषक तत्व नहीं होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? देखो आपकी जो बॉडी को जरूरत होती है ना, वो मिनरल्स की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? मिनरल्स की। किसकी जरूरत होती है? और जनरली टेक्निकली इनमें मिनरल्स ज्यादा होने चाहिए, पोषक तत्व कम होने चाहिए। अब आप कहोगे पोषक तत्व क्यों नहीं होने चाहिए?
पोषक तत्व हो गए तो बेटा एल्गी वगैरह ये सब चीजें पैदा हो जाएंगी इसमें। जैसे पानी है, ये क्या है, ये पानी है, इसमें बेटा अगर पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होगी तो पोषक तत्व यानी कि जो जल में जलीय पौधे उगते हैं उनके लिए पोषक तत्व मिल जाएंगे तो ये उगना शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उगना। खूब सारा उगेंगे, इतना उग जाएंगे, इतना उग जाएंगे कि भाई साहब जल की ऊपरी सतह भी कवर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तो प्रकाश जो है नीचे आ नहीं पाएगा, फिर कहाँ नहीं आ पाएगा? प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नीचे तक का पहुंच नहीं पाएगा, पर इसके नीचे जो जीव हैं वो मर जाएंगे सारे। तो ये भी एक तरीके से गलत है। इस तरीके से सरफेस के ऊपर बहुत सारी एल्गी जम जाना एल्गी बूम कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्गी बूम कहलाता है। तो ये यूट्रोफिकेशन की वजह से होता है, यूट्रोफिकेशन, ठीक है। जल में पोषक पदार्थों की मात्रा ज्यादा बढ़ जाने की वजह से जीव जो है पैदा ज्यादा हो जाते हैं। पोषक तत्वों की अधिकता के कारण जल में शैवाल ज्यादा पैदा हो जाती हैं और जल में एल्गी बूम हो जाएगा। पूरा जल ये ढक देंगे और जल में जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा जिससे जीव मर जाएंगे। यूट्रोफिकेशन या यूट्रोफिकेट, इसे हम सुपोषित जल कहते हैं, जिसमें बहुत सारा पोषण होता है, जिसमें पोषक तत्व भर भर कर हैं और यही पोषक तत्व झील तालाब का विनाश का कारण बन जाते हैं बाद में। ठीक है। जल प्रदूषण के नियंत्रण करने के लिए 1974 में एक्ट आया था, ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। 1972 में जीव जंतुओं के लिए एक्ट आया था, 1972 में जीव जंतुओं के लिए आया था। जल के लिए 1974 में आया था। वायु के लिए कब आया था? वायु के लिए, वायु प्रदूषण के लिए 1981 में आया था। कब आया था? 1981 में वायु प्रदूषण के लिए आया था। 87 में इसमें ऐड किया गया था किसको? ध्वनि को। हालांकि सन 2000 में ध्वनि को निकाल दिया गया था, 2002 में जैव विविधता को। नॉइस पोल्यूशन की बात करेंगे। नॉइस यानी कि ध्वनि प्रदूषण 45 तक का वेरी गुड, ओके ओके है। मैंने कहा था ना, गर्लफ्रेंड जब तक नई नहीं होती तो 45 डेसिबल में बात करती है, 30 से 60 में। जैसे जैसे पुरानी हो जाती है तो फिर उसका डेसिबल बढ़ने लग जाता है। क्या लग जाता है? डेसिबल बढ़ने लग जाता है। वर्ष 2000 में नॉइस पोल्यूशन के लिए एक अलग बोर्ड कर दिया गया। भारत सरकार ने क्या कर दिया? एक अलग, देख लो, याद कर लो एक चीज कि 120 डेसिबल में बहरा बन सकता है आदमी, 150 डेसिबल में, जो कि किससे निकलता है? जेट इंजन से निकलता है। किससे निकलता है? जो हवा की गति से उड़ते हैं ना जेट इंजन, उनसे। कान का पर्दा यानी कि जिसे हम बोलते हैं टिम्पेनम, क्या बोलते हैं, वो फट सकता है। ठीक है। अब एक और बात, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, देखो भाई साहब ध्यान से सुनना, रेडियो एक्टिव की बात कर लेंगे। ये भी एक तरीके से प्रदूषण ही होता है। रेडियो एक्टिव यानी कि ई कचरा बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? ठीक है, रेडियो एक्टिव। देखो भाई साहब ध्यान से सुनते रहना। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यानी कि देखो ई कचरा, खराब कचरा, कंप्यूटर का कचरा, और इसके अलावा न्यूक्लियर का धमाका। जैसे देखो ध्यान से सुनना बेटा, न्यूक्लियर यानी कि होता है परमाणु बम। परमाणु बम का धमाका यानी कि परमाणु भट्टी फट जाए तो भी धमाका होता है। बेटा यूएसए में 1979 में 3 माइल आइसलैंड, क्या है? 3 माइल आइसलैंड में बेटा बहुत 3 माइल आइसलैंड, समझ रहे हो? 3 माइल आइसलैंड फट गया था। कब हुआ था? यूएसए में हुआ था 1979 में। ठीक है, तो ये पहली घटना थी 1979 में। एक तरीके से 1979 में घटना घटी थी वहां पर, और 1987 में इन्हीं दो देशों के पास ये घटना घटी। रशिया में नहीं बेटा, आज वो जगह कजाकिस्तान में है, लेकिन तब वो रशिया के पास हुआ करती थी। असल में रशिया भी नहीं कहना सही होगा, कहना सही होगा यूएसएसआर। किसके पास हुआ करती थी वो जमीन? तब वो यूएसएसआर के पास जमीन हुआ करती थी। और 1987 में चेरनोबिल, जो कि आज कजाकिस्तान के पास है, वहां पर एक बम फटा था। ठीक है। और जापान में एक घटना और घटी थी, फुकुशिमा। कहां पर? फुकुशिमा में भाई साहब 2011 में ये बम फटा था। कब फटा था? वर्ष 2011 में बम फटा था। और भारत के अंदर भी ऐसे ही तरीके के एक धमाका हुआ था, यानी कि असल में भारत के अंदर इस तरीके का तो नहीं, लेकिन एक काम हुआ था, मिसाइल आइसोसाइनाइड, इसको हम बोलेंगे MIC, मिसाइल आइसोसाइनाइड, जो कि क्या नाम बोलते हैं, है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मतलब कि इसका शॉर्ट नाम है। वैसे देखा जाएगा तो CH3NC, आइसोसाइनाइड के लिए NC लगता है, और साइनाइड के लिए जब भी साइनाइड होता है तो भाई साहब CN लगता है। लेकिन जब आइसोसाइनाइड मतलब इसका एक अलग समावयी, यानी कि इसे हम बोलते हैं ना, जैसे कि ब्यूटेन के 2 समावयी हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, जब NC हो जाता है तो ये आइसोसाइनाइड है, क्या कहलाता है, और CN क्या कहलाता है? साइनाइड कहलाता है। तो CN और NC दोनों एक ही हैं, लेकिन ये क्या है, दोनों संरचनात्मक रूप से अलग है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आइसोसाइनाइड बोलेंगे। कौन सी फैक्ट्री से निकला था? एक यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री से निकला था, एक खाद बनाने वाली थी, ये कंपनी थी। ठीक है, खाद निर्माण बनाती थी। कहाँ? भोपाल में हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर की तारीख थी। क्या थी? 3 दिसंबर 1984 को ये हुआ था। ठीक है। इकोलॉजिकल निके किसे कहते हैं? तो भाई साहब अभी देख लो इकोलॉजिकल निके क्या होता है। ठीक है, तो ये वर्ड मैं देख लेता हूँ टेक्निकली क्या है। देखो एक चीज़, तो यहाँ पर तक जो है फिर टेक्निकली हमारा जो है ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, केवल पॉल्यूशन वाला। तो मैं यहाँ पे पॉल्यूशन का चैप्टर आपको दे देता हूँ, बाकी ये पॉल्यूशन वाला चैप्टर जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है,
तो पॉल्यूशन वाला चैप्टर जो है हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो बाकी फर्दर जो है कंटिन्यू करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मित्रों को बताइए भाई साहब, है ना। और मैं इस सारे वीडियोस को कंपाइल करके एक जो है एक छोटा सा वीडियो और मतलब एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें कि सारे ही वीडियोस जो है इन्वायरमेंट के टोटल वीडियोस हो जाएंगे, ठीक है ना, जिससे कि आपका सारा जो है सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज। अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर दीजिए कि भाई साहब अच्छा लगा है जो भी है, ठीक है ना। नेगेटिव हो पॉजिटिव हो भाई साहब बस कमेंट कर दो, है ना। थैंक यू सो मच गाइज। ओके, बाय बाय, टेक केयर।